दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। शिवम, तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे। वान कांग ने शिवम के चेहरे पर हरे और बैंगनी रंग के बदलते रंग देखे। वह जानता था कि शिवम आमतौर पर एक बेफिक्र और चंचल व्यक्तित्व का था, लेकिन जब सिद्धांतों और रुख की बात आती थी तो वह उन्हें बहुत गंभीरता से लेता था। क्या एसोसिएट प्रोफेसर के शोध ने उसे नाराज किया होगा? बूढ़े वान, क्या तुम्हें लगता है कि वह बस ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है? शिवम ने पलटकर जवाब दिया, क्या वह नहीं है? वान कांग हंसा, मुझे पहले भाग पर यकीन था, हालांकि गामा किरणों, वर्महोल और ब्लैक होल के बारे में मेरी समझ काफ़ी सतही है। ये काफ़ी दिलचस्प लगा, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, बात और भी बेतुकी होती गई। एलियंस धरती पर वर्महोल खोल रहे हैं। ये तो बकवास है, साइंस फिक्शन फिल्में भी इतनी बेतुकी नहीं होती। वान कांग के मन में अचानक ख्याल आया, अरे क्यों न हम इसी थीम पर इंटरस्टेलर जैसी फिल्म बनाएं। मुझे यकीन है कि वो बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी। हो सकता है वो सच कह रहा हो। शिवम ने गंभीर भाव से कहा। क्या? वान कांग का चेहरा तुरंत जम गया, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शिवम ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हाल ही में आइंस्टीन से भौतिकी की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये विषय मेरे सीखने के दायरे में आते हैं। मैं इन सभी आंकड़ों को समझ सकता हूँ और मैं इन्हें समझ सकता हूँ। अगर ये आंकड़े सही हैं तो उसकी परिकल्पना के सही होने की पूरी संभावना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। वान कांग के भाव तुरंत बदल गए। आमतौर पर वह सोचता कि शिवम मजाक कर रहा है, लेकिन अब उसके लहजे और हाव भाव से ये झूठ नहीं लग रहा था। तो तुम क्या करने वाले हो? वान कांग ने पूछा। मुझे ये सत्यापित करना है कि ये आंकड़े असली हैं या नहीं। अगर आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। शिवम ने कहा, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें व्यवस्थित करनी हैं। शिवम अपनी कार में बैठा, ऑप्टिकल कैमोफ्लेज चालू किया और एंटियन पीक के चौक से गायब हो गया। डॉट 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 युवा गुरु, आज तुम सामान्य से बहुत पहले लौट आए। जुआंग यंग ने शिवम की जल्दबाजी देखी और अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद कुछ हुआ है। युवा गुरु, क्या बात है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है? क्या तुमने आज की खबरें और वीबो पर ट्रेंडिंग टॉपिक देखे हैं? प्रोफेसर लियू गुआंग के बारे में? हाँ, मैंने देखा है। लेकिन दुनिया भर में हमारे खगोलीय प्रेक्षण केंद्रों के अनुसार गामा किरणों के वायुमंडल से टकराने की घटना, जिसका जिक्र उन्होंने 3 साल पहले किया था, का कोई प्रेक्षण नहीं हुआ था। क्या कोई प्रेक्षण अंधबिंदु है? हाँ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। क्या युवा गुरु को लगता है कि इसके सच होने की संभावना है? हाँ, शिवम ने सिर हिलाया। प्रोफेसर लियू गुआंग के लिए मेरे लिए एक वर्क स्टेशन स्थापित करने की व्यवस्था करें। एक अंतरिक्ष स्टेशन जमीन पर और एक अंतरिक्ष में बनाएं। युवा गुरु, इसके लिए बहुत बड़ा निवेश और बहुत समय लगेगा, परमिट की बात तो छोड़ ही दीजिए। मुझे पता है, मैं ये सब संभाल लूंगा। आपको बस इसकी व्यवस्था करनी है और मेरे लिए प्रोफेसर लियू गुआन को एक निमंत्रण भी भेजना है। उन्हें सालाना 50 मिलियन का वेतन दीजिए और मैं सभी शोध खर्च वहन करूंगा। यांजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी से उनकी पूरी शोध टीम को यहाँ लाने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है युवा गुरु, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। सिर्फ एक ही दिन में लियू गुआन पर तरह तरह के आरोप और उपाधियां थोप दी गईं। अगर वे शिक्षा जगत में कोई प्रमुख हस्ती होते तो शायद उनके शोध को कुछ समर्थन मिलता, लेकिन वे तो बस एक मामूली एसोसिएट प्रोफेसर थे, यांजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी में भी लगभग अनजान। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां एक दशक पहले, जब वे किसी उपाधि के लिए दौड़ रहे थे, उच्च प्रभाव वाली अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ शोधपत्र थे। बात का सार ये था कि उसी शाम भारत के एक प्रमुख भौतिक विज्ञानी ने सार्वजनिक रूप से उनके शोध की आलोचना की और उस पर सवाल उठाए। वर्महोल तरंगें, एक दिलचस्प अवधारणा, लेकिन हम अभी तक वर्महोल के अस्तित्व या सिद्धांत की पुष्टि भी नहीं कर सकते। यह अवधारणा सही हो सकती है, लेकिन इसे समय की कसौटी पर खरा उतरना होगा। एक एसोसिएट प्रोफेसर की तुलना में एक शिक्षाविद के शब्दों के महत्व को किसी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि शिक्षाविद के शब्द कूटनीतिक थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे इस अवधारणा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। न केवल निजी ऑनलाइन टिप्पणीकारों, स्वयंभू विशेषज्ञों और बाहरी विद्वानों ने, बल्कि यांजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी उनके शोध का खुलेआम मजाक उड़ाया। उनके शोध समूह के प्रमुख ने तो एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया, मुझे अपने समूह में ऐसे गैर जिम्मेदार शोधकर्ता को देखकर गहरा दुख हुआ है। आज से यांजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग की राष्ट्रीय कुंजी प्रयोगशाला एसोसिएट प्रोफेसर लियू गुआन के लिए सभी परियोजना निधि रोकती है। लियू गुआन को इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी। दोपहर से ही डीन ने उन्हें कार्यालय में तलब कर लिया था।
इस घटना ने न केवल लियू गुआंग को बल्कि पूरे भौतिकी विभाग और यांजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी को भी प्रभावित किया। प्रोफेसर लियू, मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले की गंभीरता को समझेंगे। आपके लेख ने हमारे विश्वविद्यालय और संकाय की प्रतिष्ठा को गहरा ठेस पहुंचाई है। लेख इसे वापस नहीं लिया जा सकता और आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। असंभव, सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले लियू गुआंग ने जवाब दिया, मेरा सारा शोध वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। अगर कोई विसंगतियां भी हैं तो ये स्कूल के उपकरणों की सटीकता का मामला है। अपने करियर की शुरुआत से ही मैंने कभी भी आंकड़ों में हेराफेरी नहीं की, कभी भी नतीजे नहीं गढ़े। अगर मैं अपना लेख वापस लेता हूं और माफ़ी मांगता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैं अपना काम झूठा मान रहा हूं। लियू गुआंग गुस्से से लाल हो गए और विभागाध्यक्ष के साथ मेज पर जोर से टकरा गए। प्रोफेसर लियू, आप मुझे बोलने दीजिए, चांसलर ने बीच में ही कहा। प्रोफेसर लियू, मैं जानता हूं कि आप सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यह मामला नियंत्रण से बाहर हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही मामला शांत होगा हम प्रोफेसर झू की टीम से आपका स्वागत करवाएंगे और शोध के लिए धन मुहैया कराएंगे। कुलपति महोदय, आप जानते हैं कि मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं। मेरा सिद्धांत अपने शोध के लिए जवाबदेह होना है। अगर आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो यह आपका विशेषाधिकार है। अगर आप मुझसे मेरी उपाधि भी छीन लें तो भी मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अलविदा। निराश होकर लियू गुआंग अपने कार्यालय लौटे तो देखा कि उनके कई छात्र इंतजार कर रहे हैं। उनमें से आधे के हाथ में एक कागज था। क्या हुआ है तुम्हें? कार्य दिवस खत्म हो गया है, तुम क्यों नहीं गए? लियू गुआंग ने पूछा। प्रोफेसर लियू, हम चाहते हैं कि आप एक ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। तीनों छात्रों ने अपने दस्तावेज सौंप दिए। सलाहकार बदलने का अनुरोध। लियू गुआंग ने कागजों पर नजर डाली और तुरंत समझ गए। माफ कीजिए प्रोफेसर लियू, मेरे माता पिता का आज फोन आया था। वे चाहते हैं कि मैं सलाहकार बदल दूं। मैंने प्रोफेसर डिंग से पहले ही संपर्क कर लिया है और वह मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं। हम एक जैसे हैं प्रोफेसर लियू। हा, ठीक है, ठीक है। लियू गुआंग उन पर नाराज नहीं हुए। उन्होंने चुपचाप अपने नाम के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। आप जा सकते हैं, ये भाग्य है कि हम इस शोध समूह में मिले। चलो अच्छे संबंधों के साथ विदा लेते हैं। तीनों छात्रों ने शर्म से सिर झुका लिया और कार्यालय से बाहर चले गए। और तुम तीनों का क्या तुम भी जा रहे हो? लियू गुआंग ने पूछा। केवल एक पीएचडी छात्र और 4 स्नातकोत्तर छात्र बचे थे। नहीं प्रोफेसर लियू, हमने इस डेटा को इकट्ठा करने और रिकॉर्ड करने में मदद की है। हमें विश्वास है कि हमारा डेटा गलत नहीं है। हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन मुझे जल्द ही शोध समूह से निकाल दिया जा सकता है। हो सकता है कि आपके लिए कोई शोध निधि न हो और मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाए। कोई बात नहीं, मैं अपने रूममेट से उपकरण उधार ले सकता हूँ। स्नातक होने में कोई समस्या नहीं होगी। चलो उन परियोजनाओं को पूरा करते हैं जो हमने अभी तक पूरी नहीं की हैं। ठीक है। लियू गुआंग राहत से मुस्कुराए। उनके वफादार पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्र उन्हें सचमुच समझते थे। अकादमिक दायरे से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे जैसे लोग शोध करने के लायक नहीं हैं। हम अपने उपन्यास के लिए प्रोफेसर लियू गुआंग को विज्ञान कथा संपादक के रूप में एक उच्च वेतन वाला पद दे रहे हैं, जिसका वार्षिक वेतन बातचीत योग्य है। डॉगहेड। कृपया लियू गुआंग के मास्टर थीसिस, डॉक्टरेट शोध प्रबंध और अकादमिक पत्रों की जांच करें। चलो एक और झाइतियानलिन न हो। लियू गुआंग के खिलाफ आलोचना रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन लियू गुआंग सिर्फ अकादमिक क्षेत्र के लिए समर्पित एक विद्वान थे और उन्हें वीबो देखने की आदत नहीं थी। अन्यथा इन टिप्पणियों ने उन पर काफ़ी मनोवैज्ञानिक दबाव डाला होगा। जितना ज़्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा क्रोधित होता। जितना ज़्यादा वह पीछे हटता उतना ही ज़्यादा उसे अन्याय महसूस होता। हालांकि यह लियू गुआंग की अपनी राय नहीं थी, फिर भी इन टिप्पणियों को पढ़ते हुए शिवम को अपने गले में गुस्सा उबलता हुआ महसूस हुआ। अगर लियू गुआंग का शोध सही था और भविष्य में विभिन्न सभ्यताओं के अन्य जीव वास्तव में किसी अज्ञात कार्य को अंजाम देने के लिए एक वर्महोल के माध्यम से पृथ्वी पर आए और उनकी भविष्यवाणियों ने मानवता को समय दिया जिससे ये तबाही टल गई, तो इससे कितने लोगों को लाभ होगा। और ये लोग अब बेशर्मी से उनका अपमान और निंदा कर रहे थे। शिवम उन पेशेवर विद्वानों को समझ सकता था जिन्होंने लियू गुआंग के शोध पर सवाल उठाए थे, यह मानते हुए कि यह वर्तमान मानव ज्ञान से परे है। अज्ञात का सामना होने पर मनुष्य अक्सर डरकर उससे बचते थे। हालांकि वे कीबोर्ड योद्धा शायद 10,000 शब्दों की शोध रिपोर्ट में कई पेशेवर शब्दों को भी नहीं समझ पाए थे, लेकिन उन्होंने उसी चलन का अनुसरण करना शुरू कर दिया और हंगामा मचा दिया, जो और भी अधिक क्रोधित करने वाला था। वे बिना समझे कैसे बड़बड़ा सकते थे कि क्या कहा जा रहा है। बकवास करने के लिए उनके पास क्या योग्यता थी? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि समस्याएं कहाँ थीं, शैक्षणिक कदाचार कहाँ था? मैंने आज प्रोफेसर लियू गुआंग के शोध परिणाम पढ़े। मैं उनके निष्कर्षों से हैरान और चिंतित दोनों था।
अगर डेटा में कुछ हद तक त्रुटि थी तो मुझे लगता था कि उनकी अटकलें निराधार नहीं थीं। शिवम के वीबो फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 3 करोड़ हो गई थी, जिनमें से ज़्यादातर वफादार और सक्रिय थे। जब भी शिवम कोई स्टेटस अपडेट पोस्ट करता, वह तुरंत चर्चा का विषय बन जाता। जब से झाई डुलिन नाम का वह व्यक्ति शैक्षणिक कदाचार के आरोप में पकड़ा गया और उसने काफ़ी हंगामा मचाया, तब से अकादमिक जगत में ये चटपटी गपशप और भी ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। जैसे ही शिवम ने प्रोफेसर लियू गुआन के नए पोस्ट का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया, टिप्पणियां आने लगीं। आपको ये तो पता ही होगा कि शिवम ने हाल ही में अकेले लेखक के रूप में 20 विश्वस्तरीय जर्नल पेपर प्रकाशित किए थे। अगर विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्पष्ट फीस को देखें तो सिर्फ ये पेपर ही उसे करोड़ों युआन की आय और प्रोफेसर की उपाधि दिला सकते थे। अब शिवम न केवल मनोरंजन जगत में बल्कि अकादमिक जगत में भी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। शिवम के 20 लेखों में भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी जैसे क्षेत्रों का भी जिक्र था। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता था कि वह बकवास कर रहे हैं, क्योंकि वह इन क्षेत्रों में अग्रणी थे। उस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष वेधशाला ने भी वीबो पर पंजीकरण कराया, शिवम को अपने यहाँ काम करने के लिए आमंत्रित किया और उदार शर्तें पेश कीं। हे भगवान, डीन ने बोल दिया। क्या इसका मतलब है कि वह प्रोफेसर लियू गुआन के शोध निष्कर्षों का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। डीन को यांजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी द्वारा पीआर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, है ना? क्या ऊपर वाला व्यक्ति थोड़ा दिमाग लगा सकता है? डीन को पीआर के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है, जब तक कि वे पूरे स्कूल का खर्च न उठाएं? अगर आपको नहीं पता तो पूछिए। क्या डीन ने भी इस क्षेत्र में शोध किया है? मैं भारत 985 विश्वविद्यालय में भौतिकी का डॉक्टरेट छात्र हूँ। मैंने नेचर में प्रकाशित डीन का ब्लैक होल सिद्धांत पर लेख पढ़ा है, जहां उन्होंने वर्महोल वेव जैसी ही एक अवधारणा प्रस्तावित की थी। आप सभी को इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अरे, अगर डीन ने भी ऐसा कहा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह सच होने वाला है? क्या ये हो सकता है कि एलियंस सचमुच पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले हैं? ... कुछ ही मिनटों में शिवम की पोस्ट पर ढेरों टिप्पणियां आने लगीं। बेशक उनमें से कुछ अभी भी संशय में थीं। हालांकि शिवम के शोध के परिणाम अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थे, लेकिन अंतिम धारणा बहुत चौंकाने वाली थी। हाँ, कुछ युवा थोड़ी सी सफलता पाकर बिना किसी सैद्धांतिक आधार के चीज़ों का समर्थन करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जियांगन विश्वविद्यालय का मानक बस औसत दर्जे का है। शिवम का सार्वजनिक बयान सुनकर लियू गुआन के शोध पर सवाल उठाने वाले एक शिक्षाविद फिर से बोलने के लिए आगे आए। मैं कह रहा हूँ, शिक्षाविद टोंग, क्या आप अपनी इस उम्र में वीबो पर खेलने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हो गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मार्केटिंग कंपनी ने आपको खरीद लिया हो? शिवम ने लगातार 3 प्रश्नवाचक चिन्ह टाइप किए। हालांकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं समय के साथ तालमेल बिठाए नहीं रह सकता। आजकल जानकारी इतनी उन्नत हो गई है, मुझे दुनिया को समझने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे, वरना जो लोग धोखाधड़ी करते हैं और झूठे नतीजों के साथ राष्ट्रीय संसाधनों को बर्बाद करते हैं, वे बच निकल सकते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। शिक्षाविद टोंग ने सही बात कही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज़ को नहीं समझते, इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। मैंने वर्महोल वेव सिद्धांत पर कुछ काम किया है। कुछ लेख चाहिए, मैं उन्हें आपको भेज दूंगा और आप उन्हें नेचर पर पढ़ सकते हैं। शिवम के ये कहते ही शिक्षाविद टोंग तुरंत चुप हो गए। शिवम की शैक्षणिक क्षमता के बारे में कौन नहीं जानता था? शिक्षाविद टोंग भी 20 उच्च स्तरीय लेख प्रकाशित नहीं कर सकते थे। अगर शिवम ने सचमुच ऐसा कर दिखाया तो क्या इससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं होगी? हा, डीन फैंग वाकई लोगों को पीटने में माहिर हैं। मानो या ना मानो, उन्हें अब पैसे से लोगों को पीटना पसंद नहीं, उन्हें शोध के नतीजों से लोगों को पीटना बहुत पसंद है। हा, एट नेचर एट साइंस बिजनेस आ गया है। जल्दी करो और इसे ले लो। तुम्हारी संचालन टीम कैसे काम करती है? मेरा सुझाव है कि उन्हें निकाल दो। बहुत सारे तत्व, बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसे अकादमिक विवादों में बोलने के योग्य नहीं हूँ। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगा जब कई मार्केटिंग अकाउंट सामने आने लगे और बकवास करने लगे। प्रोफेसर फैंग के अनुसार हमारी पृथ्वी पर आक्रमण होने वाला है। उनकी तकनीक इतनी उन्नत है, क्या हमें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? श्रीमान फैंग, एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते आपको अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी धोखेबाज की ओर से जनता में दहशत फैल जाए। शिवम एक बेवकूफ़ है। मुझे उम्मीद है कि एलियंस पहले तुम्हें पकड़ लेंगे और शोध के लिए तुम्हारा विच्छेदन करेंगे। ... अरे, ये मार्केटिंग अकाउंट वाकई जानते हैं कि कैसे इस भीड़ में शामिल होना है। उसने अपने और लियू गुआन के बारे में अफवाहें फैलाने वाले फर्जी वीबो अकाउंट्स पर क्लिक किया। वे या तो नकली दवाइयाँ बेच रहे थे या अश्लील सामग्री। इस समस्या के कारण शिवम पहले से ही काफ़ी तनाव में था और इन मार्केटिंग अकाउंट्स ने तुरंत उसका गुस्सा भड़का दिया।
जियाओ यी, उन सभी वीबो अकाउंट्स की रिपोर्ट करो जिन्होंने मेरा और प्रोफेसर लियू गुआन का अपमान किया है। हाँ, मेज़बान। जांच के बाद कुल 2785 मार्केटिंग अकाउंट्स हैं। सभी की रिपोर्ट कर दी गई है। हालांकि 1 घंटे बाद भी वे मार्केटिंग अकाउंट्स बेतहाशा सक्रिय थे, अब और भी ज्यादा, और शिवम के शैक्षणिक कदाचार के बारे में अफवाहें फैलाने लगे। हालांकि किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इसे बार बार देखना परेशान करने वाला था। बहन शियाओयंग, शिवम चिल्लाया। युवा गुरु, क्या हुआ? जूम यंग वर्कस्टेशन के निर्माण की तैयारी में व्यस्त था, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ सामग्री की खरीद और अन्य मुद्दों पर बातचीत कर रहा था। वर्कस्टेशन के निर्माण को एक पल के लिए रोको और मेरी कुछ मदद करो। क्या मेरे पास वीबो के शेयर हैं? युवा गुरु, वीबो का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 10 अरब डॉलर है। जिंगलैंग के पास 45% शेयर हैं और अलीबाबा के पास लगभग 30%। बाकी शेयर व्यक्तियों और उद्यम पूंजी फर्मों के पास हैं। क्या आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं? जिंगलैंग और अलीबाबा के अलावा बाकी सारे शेयर मेरे लिए खरीद लीजिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ये शिवम सचमुच हमारी जिंगलैंग कंपनी के लिए एक भाग्यशाली सितारा है। जिंगलैंग कंपनी के अध्यक्ष जियांग गोहुआ अपने कार्यालय में चाय बना रहे थे। ये चाय दा होंगपाओ के कुछ ऑन्स थे जिन्हें एक निदेशक ने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। यह एकमात्र बचा हुआ मूल पौधा था और कोई साधारण व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। चूंकि यह शिवम अचानक इंटरनेट पर आया था, इसलिए वह हर कुछ दिनों में सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहा, जिससे वीबो के व्यूज़ में काफ़ी वृद्धि हुई और विज्ञापन राजस्व और परिचालन आय में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में वीबो के उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगभग अचानक वृद्धि हुई, और यह सब शिवम नाम के इस युवक के उभरने की बदौलत हुआ। इस बार एलियन आक्रमणों के बारे में बयानबाजी पहले से ही एक बड़ा दिखावा थी। थोड़ा सा प्रचार इसे एक गर्म विषय बना सकता था, लेकिन एक बार शिवम के शामिल होते ही यह आग में घी डालने जैसा था, सीधे उसे भड़काने जैसा। जियांग गोहुआ एक पक्का व्यवसायी था। मुनाफा कमाना उसकी प्रवृत्ति और पेशा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन सही है और कौन गलत, और जहां तक एलियन आक्रमणों की बात है, उसे याद आया कि सालों पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 2012 दुनिया का अंत होगा। लेकिन क्या अब भी वह बिल्कुल ठीक नहीं था? ऐसी भाषाई अटकलें बहुत ही अलौकिक लग रही थीं, किसी विज्ञान कथा की तरह। लेकिन इस बार उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। जियांग गोहुआ ने ऑनलाइन गतिशीलता पर भी गौर किया। उन निजी खातों और मार्केटिंग खातों ने पहले ही शिवम और लियू गुआंग पर ऑनलाइन हमला करने के लिए एक बड़ी ट्रोल सेना इकट्ठा कर ली थी। शिवम के ढेरों प्रशंसक थे, जिनमें उनके रूप, प्रतिभा और धन के प्रशंसक से लेकर पत्नी के प्रशंसक तक शामिल थे। उनकी उत्साही रिपोर्टें भी उन लोगों को दबा नहीं पाईं। इसके बजाय वे और भी ज्यादा उग्र हो गए। लगता है पैसा बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, कम से कम इतना तो नहीं कि जनता को चुप करा सके, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला। जियांग गोहुआ जब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, तभी उसके ऑफिस का फ़ोन बजा। उसके निजी सहायक का फ़ोन था। श्रीमान जियांग, मुझे कुछ मामले हैं जो आपको बताने पड़ सकते हैं। क्या हुआ? क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है? जियांग गोहुआ ने पूछा। बिल्कुल नहीं, कंपनी का कामकाज सामान्य है, लेकिन 2-3 घंटे पहले से ही कोई धीरे धीरे बाजार में वीबो के शेयर खरीद रहा है। लगभग 10% शेयर पहले ही हासिल कर चुका है। ओह, 10% शेयर की कीमत लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर थी। अगर वीबो के मौजूदा विकास को देखते हुए कोई प्रीमियम खरीदारी न होती, तो अनुमान है कि कोई भी इसे बेचना नहीं चाहेगा। खरीदार ने 10 अरब अमेरिकी डॉलर से कहीं ज्यादा खर्च किए होंगे। क्या ये कोई व्यक्ति है या कोई संस्था? बहुत कम लोग इतनी बड़ी रकम जुटा पाते हैं, है ना? श्री जियांग, यह एक व्यक्तिगत खरीदारी है और इसे भारत के किसी नागरिक द्वारा खरीदा जाना चाहिए। रुको, एक व्यक्ति? भारत का कोई नागरिक? जियांग गोहुआ को ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लगा, मानो किसी के साथ पहले ही हो चुका हो। मार्टेंग, टेंसेंट। शिवम, जियांग गोहुआ के मार्टेंग के साथ व्यक्तिगत संबंध काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने पहले भी शिवम द्वारा टेंसेंट के शेयर खरीदने पर चर्चा की थी। ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में उसने उन छोटे शेयरधारकों को निगलने से शुरुआत की थी। जियांग गोहुआ अभी भी हैरान था। शिवम ऑनलाइन तीखी आलोचना का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण क्या वह अब तक दुनिया के खिलाफ खड़ा नहीं हो गया होता? फिर भी उसने चुपचाप वीबो के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका इरादा वीबो खरीदने का था? लेकिन वीबो के 45% शेयर उसके हाथ में थे और 30% से ज़्यादा अलीबाबा के पास। शिवम के लिए इन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। जियाओ कियान, मीटिंग रूम तैयार करने और मेरी सबसे अच्छी चाय की पत्तियां निकालने में मेरी मदद करो। हो सकता है कि बाद में हम किसी काम पर बात करें। जियांग गोहुआ के बोलते ही उसका निजी फ़ोन बज उठा। हा, शैतान की बात। उसने फ़ोन उठाया। आवाज़ एक महिला की थी। नमस्ते मिस्टर जियांग, मेरा नाम जुआंग यंग है और मैं मिस्टर शिवम की निजी सहायक हूँ।
मैं आपके साथ कुछ काम पर बात करने के लिए समय निकालना चाहती हूँ। क्या आपके पास समय है? ज़रूर, मुझे मिस्टर फैंग को वो सम्मान देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, जियांग गोहुआ ने जवाब दिया। हालांकि शिवम की तुलना में उनकी संपत्ति काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और तो और टेंसेंट का बाजार मूल्य पहले ही $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका था और शिवम के पास उसके ज़्यादातर शेयर थे। इतनी बड़ी रकम उसे बर्बाद कर सकती थी। शुक्रिया, मिस्टर जियांग। मिस्टर फैंग 5 मिनट में आपके दफ्तर पहुंच जाएंगे। क्या 5 मिनट? जियांग गोहुआ अचंभित रह गया। क्या शिवम जियांगनान शहर में नहीं था और वह यांजिंग में था? वह 5 मिनट में रॉकेट से जियांगनान शहर से यांजिंग कैसे पहुंच सकता था? जियांग गोहुआ को यकीन था कि जब उसने अभी वेबो चेक किया था तो शिवम का ठिकाना जियांगनान शहर में ही था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। जैसे ही वह हक्का बक्का हुआ, उसके दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया गया। अंदर आइए, जियांग गोहुआ ने सोचा कि यह उसका सहायक है। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो 20 साल का एक युवक अंदर आया। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? 5 मिनट नहीं, बल्कि 5 सेकंड ही हुए थे। मिस्टर जियांग, कभी तुम्हारा समय कीमती है तो क्यों न हम काम शुरू कर दें? शिवम ने कहा, अभी अभी मैंने अलीबाबा के मिस्टर मा से उनके 15% शेयर 50 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद कर समझौता किया है। अब मैं तुमसे 26% और लेना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? जियांग गोहुआ मन ही मन कोसने लगा। अगर तुम शेयर खरीदना ही चाहते थे तो क्या तुम थोड़ा और चालाकी से नहीं खरीद सकते थे? क्या तुम व्यापारिक कूटनीति की पेचीदगियों को नहीं समझते? 15% शेयर 15 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर थे और फिर भी कीमत 3 गुना से भी ज़्यादा थी। इतनी गिरावट कौन झेल सकता है? अच्छा, मिस्टर फैंग, इन शेयरों को खरीदने का कोई मकसद तो होगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ उन ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर्स की वजह से हो और आप उसे खरीदकर वीबो बंद करना चाहते हो, है ना? बिल्कुल नहीं, शिवम हंसा। अगर उसने वीबो बंद कर दिया तो पूरा भारत उसे कोसेगा। मैं तो बस एक विशेषाधिकार प्राप्त कुत्ता बनना चाहता हूँ। एक बार जब मैं सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाऊंगा तो मैं जिसका चाहूँ अकाउंट बैन कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मिस्टर जियांग, आपके कर्मचारी अकाउंट बैन करने में बहुत धीमे हैं। मैंने हज़ारों अकाउंट रिपोर्ट किए हैं और कुछ ही घंटों बाद बैन हुए हैं। जियांग गोहुआ एक साथ निराश और हंसा हुआ था। पैसों के मामले में इतना मनमौजी होना, सिर्फ उन ट्रोल्स और कीबोर्ड वॉरियर्स को सीधे बैन करने के लिए वीबो खरीदना, क्या बेतुका था? मिस्टर जियांग, फैंग, अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं बेच रहा हूं तो क्या होगा? तो मैं जिंगलैंग खरीद लूंगा, शिवम ने सहजता से कहा। जिंगलैंग का बाजार मूल्य सिर्फ कुछ अरब अमेरिकी डॉलर लगता है, वीबो जितना नहीं। तुम्हारे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। जियांग गोहुआ भावुक होकर रो पड़ा। शिवम सिर्फ पैसे की बात कर रहा था, तर्क की नहीं। मैं 26% शेयरों के लिए 80 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश करूंगा। जियांग गोहुआ अपना कप पकड़े हुए कांप उठा। यह आंकड़ा उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। क्या काफ़ी नहीं? ऐसा क्यों न हो, मेरे ओसीडी को सम संख्याएं पसंद हैं, तो चलो इसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर कर देते हैं। 100 अरब अमेरिकी डॉलर, जो पहले से ही वीबो के पूरे बाजार मूल्य के बराबर है, सिर्फ 26% शेयर हासिल करने के लिए दिए जा रहे थे। अगर जियांग गोहुआ नहीं बेचता तो वह पागल हो जाएगा। आपके साथ व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति पैसों में डूबा ही रहेगा। जियांग गोहुआ ने सिर हिलाया और पहले से ही मौन सहमति जता रहा था। हा, तो फिर हेड जियांग का बहुत बहुत शुक्रिया। इक्विटी एग्रीमेंट पहले ही तैयार हो चुका है, आपको बस उस पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी है। आपने तो अच्छी तैयारी की थी। एग्रीमेंट का ढेर देखकर जियांग गोहुआ को एहसास हुआ कि शिवम आत्मविश्वास से लबरेज होकर अंदर आया है। हे, तो अब मैं इक्विटी एग्रीमेंट हाथ में लेकर विदा लेता हूँ। क्या मिस्टर फैंग मेरे साथ खाने पर आना चाहेंगे? ये लेन देन जियांग गोहुआ द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज व्यापारिक सौदा था। शिवम के दरवाजे से अंदर आने से लेकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तक 5 मिनट से भी कम समय लगा। नहीं, मुझे पहले प्रिविलेज डॉग होने का आनंद लेना है। चलो किसी और दिन बात करते हैं। अरे, ये वीबो पर उन फर्जी अकाउंट्स और दुर्भावनापूर्ण कमेंट करने वालों को बंद करने में मेरी मदद करो। हालांकि शिवम ये काम खुद कर सकते थे, लेकिन वीबो उनका प्लेटफॉर्म नहीं था और बिना किसी उचित कारण के मनमाने ढंग से अकाउंट्स को बैन या म्यूट करना और भी ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता था। ज़रूर, ये मुझ पर छोड़ दो मालिक। ... हा, शिवम सचमुच धन का देवता है। उसका सामान आज फिर से धड़ल्ले से बिका। किसी शहर के एक तंग अपार्टमेंट में एक घटिया सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी खुशी खुशी अपनी बढ़त से मिले कट का हिसाब लगा रहा था। मार्केटिंग अकाउंट्स के एक अनुभवी होने के नाते उन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर दुर्भावनापूर्ण कमेंट्स किए और अफवाहें फैलाईं। हालांकि उन्हें अनगिनत प्रतिक्रियाएं और अपमान मिले, लेकिन उन्होंने एक अभेद्य त्वचा विकसित कर ली थी। उन्हें बस उस ट्रैफिक की परवाह थी जिसे वे निकाल सकें।
यह विषय काफ़ी समय तक गर्म रह सकता है। मुझे एक और राउंड कमाने के लिए इसका फ़ायदा उठाना होगा। उस घटिया अधेड़ उम्र के आदमी को एक और ट्रेंडिंग पोस्ट मिली और उसने बकवास टाइप करना शुरू कर दिया। बढ़िया, इससे लोग ज़रूर नाराज़ होंगे। वह अपने काम से बेहद संतुष्ट था और पब्लिश बटन दबाते ही उसने सहमति में सिर हिलाया। तभी अचानक एक मैसेज आया। इस अकाउंट ने आकर्षक, हैंडसम और अमीर मिस्टर शिवम पर व्यक्तिगत हमला करके वीबो कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। आपका अकाउंट अब एक्सेस नहीं किया जा सकता और सिस्टम को श्राप है कि आपकी माँ के पास हमेशा किराने का सामान कम रहेगा, आपकी दादी को अपने प्लाजा डांस में कभी भी मुख्य स्थान नहीं मिलेगा और आपके दादाजी की शतरंज के खेल में हमेशा आलोचना होती रहेगी। यह क्या है? उसके पहले भी कई छोटे अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे, लेकिन उसे ऐसा मैसेज पहली बार मिला था। और यह सब शिवम की तारीफों के बारे में क्यों था? शिवम का वीबो से कनेक्शन कब से है? लेकिन जब उसने ये मैसेज देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। खाता निलंबन का शेष समय 52,560,000 घंटे। 100 साल के लिए निलंबित। क्या मैं इतना लंबा जीवन जी सकता हूँ? XXXXX कई गालियाँ कट गईं। ऐसा नज़ारा सिर्फ उसके कंप्यूटर पर ही नहीं हो रहा था। धमाका, धिक्कार है, मैं 3 साल से जिस खाते को चला रहा हूँ, बस ऐसे ही निलंबित हो गया। और 500 साल, क्या तुम पागल हो? आखिर क्या हो रहा है? मेरे सभी 27 बैकअप खाते निलंबित हो गए। ये की शक्तिशाली क्षमताओं के चलते इन मार्केटिंग खातों से सारी दुर्भावनापूर्ण सामग्री मिटा दी गई और उन सभी खातों को ब्लॉक कर दिया गया। वीबो के कर्मचारी भी इस कुशलता से दंग रह गए। उनके खातों के निलंबन की कड़ी समीक्षा करनी पड़ी, जिसमें रिपोर्ट के पर्याप्त सबूतों की आवश्यकता थी और इसमें एक निश्चित प्रक्रिया और समय लगा। लेकिन अब इस लंबी समीक्षा प्रक्रिया के बीच किसने आगे बढ़कर ये निलंबन कर दिया? जैसे ही सब लोग इस बात से उलझन में थे कि क्या हुआ, शिवम ने आखिरकार वीबो पर एक नया संदेश पोस्ट किया। आज से मैंने वीबो के 51% शेयर खरीद लिए हैं और वीबो का अध्यक्ष बन गया हूं। सीएन को मुख्य प्रौद्योगिकी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर आप मेरे बारे में गाली देना या अफवाहें फैलाना चाहते हैं तो ज़रूर कोशिश करें। अगर आप उन्हें पोस्ट कर पाएं तो इसे मेरा नुकसान समझिए। ये दबंग बयान बम की तरह फटा। हे भगवान, डीन, आपने सीएन को भी अपने यहाँ शामिल कर लिया। माफ़ कीजिए, अब वीबो डीन का पिछवाड़ा है। अब कौन बकवास करने की हिम्मत करेगा? सीएन की तकनीक शायद 18 पीढ़ियों पहले के आपके सभी पूर्वजों को खोज निकालेगी। अनुमति के भूखे। डीन, तुम बदल गए हो, तुम और भी ज्यादा गुस्ताख होते जा रहे हो। ऊपर, तुम्हारा अकाउंट बंद होने वाला है, तुम्हारे लिए पहले से धूप बत्ती जला रहे हैं। डीन को अनुमति का भूखे कहने की हिम्मत, अब तुम्हारा काम तमाम। खोलो एसिफ एक्सप्रेस डिलीवरी। होस्ट अपने जीवनकाल में एक सम्मानित व्यक्ति थे, अगले जन्म में भी ठीक से जियो और ठीक से बोलो। डीन को फिर से मत भड़काओ। 2 दिनों में शुरुआती गालियों से ऑनलाइन हंगामा धीरे धीरे शांत हो गया। फिर भी प्रोफेसर लियू गुआन की आलोचना कठोर बनी रही। अगली शाम लियू गुआन को उनके स्कूल के पदों और उपाधियों से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अपना कार्यकाल बरकरार रखा, लेकिन उन्हें मिलने वाले लाभ पहले से बहुत कम थे। लियू गुआन का एक बेटा शादी की उम्र में हुआ था और वह अगले 2 सालों में कुछ पैसे बचाकर अपने बेटे के लिए घर, कार और शादी खरीदना चाहते थे। लेकिन अब वह बस गुजारा कर पा रहे थे। अपनी जिद तो देखो। क्या तुम स्कूल के सुझाव के अनुसार माफ़ी नहीं मांग सकते थे और तूफान के गुजर जाने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? अब तुम अपनी उपाधि और पद खो चुके हो, क्या तुम खुश हो? लियू गुआन के घर लौटते ही जुनरू ने शिकायत करना शुरू कर दिया। एक औरत होने के नाते तुम क्या जानती हो? लियू गुआंग ने नाराज़ होकर जवाब दिया, मेरे सारे शोध परिणाम मैंने बड़ी मेहनत से निकाले हैं, बिना किसी झूठे आंकड़े के, और मेरे सारे विश्लेषण प्रमाणों से समर्थित हैं। मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? हे जुनरू अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। हालांकि वह थोड़ा जिद्दी था, लेकिन गंभीर और सिद्धांतवादी था। लेकिन इस मामले में उसने सचमुच समझदारी से काम नहीं लिया था। मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते मैं शैक्षणिक कदाचार के आरोप को अपने सिर पर नहीं मंडरा सकता। हे जुनरू सोफे पर बैठ गई, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरी उपाधि रद्द कर दी गई है, इसलिए हम अब स्कूल द्वारा दिए गए आवास में नहीं रह सकते। चलो कोई किराए का घर ढूंढ लेते हैं। हम अपने बेटे के घर और शादी के लिए परिवार की बचत बचा लेंगे। इस बीच हम किफ़ायत से गुजारा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी शिक्षा संस्थान में अध्यापन का काम ढूंढ लूँगा जिससे गुजारा चल सके। एक प्रतिष्ठित एसोसिएट प्रोफेसर जो गुजारा चलाने के लिए छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर है। क्या आपको पूरे भारत में मुट्ठी भर से ज़्यादा मिल सकते हैं? डिंग डोंग, कौन है? क्या आज किसी का इंतज़ार था? तुम्हारे गुस्से के साथ कोई मेहमान कैसे आ सकता है? अगर होता तो तुम उन्हें डराकर भगा देती। हे जुनरू ने चिढ़कर कहा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई।
उसे बाहर एक नौजवान खड़ा मिला जो कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। आप, नमस्ते, क्या ये प्रोफेसर लियू गुआन का घर है? ओह, हाँ, अंदर आओ, नौजवान। फांग जुएयू का युवा लेकिन सतर्क रूप देखकर हे जुनरू को तुरंत उससे लगाव हो गया। बूढ़े लियू, तुम्हारे लिए कोई यहाँ है? मेरे लिए। लियू गुआंग बाहर आया। आप प्रोफेसर फांग जुएयू हैं? लियू गुआंग ने फांग जुएयू के कई भौतिकी लेख पढ़े थे जिससे पूरे भौतिकी क्षेत्र के बारे में उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। उनके सिद्धांत फांग जुएयू के कुछ परिणामों पर आधारित थे। बूढ़े लियू, क्या ये जियांगनान विश्वविद्यालय के मानद प्रोफेसर हैं जिनका आपने जिक्र किया है? हे जुनरू ने उनके बारे में कई बार सुना था। हर बार जब लियू गुआंग उनका जिक्र करते तो वे उनकी प्रशंसा से भर जाते और कहते कि उस युवक की शैक्षणिक क्षमता उनसे 100 गुना ज्यादा है। बूढ़े लियू, प्रोफेसर फांग की उपाधि मेरे लिए बहुत ज्यादा है, आप मुझे जियाओ फांग कह सकते हैं। फांग जुएयू हंसा। ठीक है, जल्दी से अंदर आओ, मेरे कुछ सवाल हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पत्नी, कृपया कुछ किराने का सामान खरीद लीजिए और हमारे मेहमान के लिए कुछ बियर ले आइए। ठीक है। हालांकि उनकी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई थी, लियू गुआन को इतना खुश देखकर हे जुनरू अपनी खुशी कम नहीं कर सका। जियाओ फैंग, मैं आपसे ब्लैक होल के बारे में आपके सिद्धांत के बारे में पूछना चाहता था। प्रोफेसर, शायद हम इस पर बाद में बात कर सकें, मैं आज आपकी मदद मांगने आया हूँ। मेरी मदद करिए। लियू गुआंग उलझन में था। शिवम का शैक्षणिक स्तर उससे कहीं ज्यादा था, उसे क्या चाहिए हो सकता है। हाँ, प्रोफेसर लियू, मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। मैं उस सटीक समय की गणना करना चाहता हूँ जब वर्महोल दिखाई देगा। क्या आपको उस पेपर में लिखी मेरी बात पर विश्वास है? लियू गुआंग हैरान रह गया। हे, प्रोफेसर लियू, शायद दूसरों को विश्वास न हो, लेकिन मैं भी इस शोध क्षेत्र में हूँ, तो मैं कैसे विश्वास न करूँ? फैंग जुएयू ने कहा। वाह वाह। लियू गुआंग अचानक फूट फूट कर रोने लगा, मानो उसे कोई जीवनसाथी मिल गया हो। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत शिकायतें झेली थीं, कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। आज किसी ने उसे बताया कि वे उसके काम को पहचानते हैं। क्या इससे ज्यादा मार्मिक कुछ हो सकता है? अगर मैं साफ साफ कहूं तो जिन लोगों ने तुम्हारी आलोचना की है उन्हें कुछ नहीं पता, वे बिल्कुल मूर्ख हैं। शिवम के शब्द सचमुच थोड़े तीखे थे लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे। हालांकि जियाओई शक्तिशाली था और फैंग परिवार वास्तव में प्रभावशाली था, पृथ्वी के तकनीकी स्तर की सीमाओं के कारण कई अंधबिंदु थे। अगर प्रोफेसर लियू गुआंग के प्रकाशित परिणाम न होते तो शिवम को शायद इस मामले के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। अगर पृथ्वी के लोग अज्ञानता में जीते रहे और एक दिन वह वर्महोल सचमुच किसी सभ्यता की उत्कृष्ट कृति बन गया तो मानवता के लिए वह दिन विनाशकारी होगा। ऋषि क्रिस्टल की उपस्थिति के साथ पृथ्वी एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बन जाएगी। भले ही यह वर्महोल किसी अलौकिक सभ्यता द्वारा निर्मित न हुआ हो, बल्कि किसी प्राकृतिक ब्रह्मांडीय घटना द्वारा निर्मित हुआ हो, फिर भी वर्महोल में प्रवेश करने वाली इतनी शक्तिशाली ऊर्जा पृथ्वी पर विनाशकारी तबाही मचाएगी। ये खतरा अलौकिक सभ्यताओं द्वारा उत्पन्न खतरे से भी बढ़कर हो सकता है। सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न आवेग, उस तरह की शक्ति शायद प्रारंभिक स्तर 3 सभ्यता भी पूरी तरह से झेल न पाए। ऐसे जीवन रक्षक उपकारक पर भी उन लोगों ने मौखिक रूप से हमला किया और बेवजह उसका अपमान किया। अगर वे लोग अनाथ नहीं थे तो कौन थे? लेकिन प्रोफेसर लियू, मैंने आपके डेटा की समीक्षा की है और मुझे डर है कि इसकी सटीकता की अभी भी पुष्टि होनी बाकी है। इसके अलावा डेटा की मात्रा अपर्याप्त है और यह केवल समस्या की ओर इशारा करता है, अधिक सटीक गणनाओं की अनुमति नहीं देता। हाँ, जब शैक्षणिक मुद्दों की बात आई तो लियू गुआंग उत्साहित हो गए। हमारे स्कूल की वेधशाला पहले से ही काफ़ी उच्च कोटि की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला की तुलना में सटीकता में अभी भी काफ़ी अंतर है। मैंने जो किया है वह मेरी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम है। तो प्रोफेसर लियू, इस बार मैं आपको अपने एकेडमिशियन वर्कस्टेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या एकेडमिशियन वर्कस्टेशन? लियू गुआंग दंग रह गए। क्या शिवम को हाल ही में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था? वह अचानक शिक्षाविद कैसे बन गए? एक 21 वर्षीय शिक्षाविद, यह अविश्वसनीय था। पिछली बार जब प्रमुख पद से हटे थे तो शिवम ने उन्हें कई महत्वपूर्ण तकनीकें सौंपी थीं जो अगले दशक के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदलने के लिए पर्याप्त थीं। अन्य शिक्षाविदों द्वारा समीक्षा और शोध के बाद उन तकनीकों को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया था। हालांकि जियांगनान विश्वविद्यालय ने शिवम का शिक्षाविद पद के लिए आवेदन अभी प्रस्तुत किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल 3 शर्तें शामिल थीं। पहली, शैक्षणिक उपलब्धियां, दूसरी, राष्ट्र के लिए योगदान और तीसरी, अन्य शिक्षाविदों का समर्थन। शिवम ने इन तीनों शर्तों को आसानी से पूरा कर लिया और यह कहा जा सकता है कि एक शिक्षाविद के रूप में उनकी स्थिति पहले से ही सुनिश्चित थी। इस प्रकार भारत विज्ञान अकादमी ने शिवम के शिक्षाविद कार्य केंद्र के निर्माण के लिए जियांगनान विश्वविद्यालय के पास एक भूखंड पहले ही निर्धारित कर लिया था। इस कार्य केंद्र के लिए भूमि राज्य द्वारा प्रदान की गई थी।
देश पर और बोझ न पड़े, इसके लिए फोंग जुएयू ने स्वेच्छा से निर्माण का खर्च उठाया। जिन भी उपकरणों की ज़रूरत थी उन्होंने उन्हें खुद ही तैयार किया, जिनमें से एक हिस्सा वे वर्महोल समस्या पर शोध के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। फोंग जुएयू ने संक्षेप में मामला समझाया और फिर कहा, प्रोफेसर लियू, मैं अपने कार्यस्थल में एक चौथाई जगह एक वैधशाला और एक क्वांटम भौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए आवंटित करना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मेरे पास कर्मचारियों की भी कमी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं लियू गुआंग असमंजस में थे, लेकिन मेरा पद अभी भी यांजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी में है और मेरे कई स्नातक और डॉक्टरेट छात्रों को अभी स्नातक होना है। यह एक छोटी सी बात है, शिवम ने कहा। मैं आपकी नौकरी जियांगन विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन अभी आपका पद अपरिवर्तित रहेगा। मैं आपके छात्रों को अपने नाम से विशेष रूप से भर्ती भी कर सकता हूं। जहां तक उनके स्नातक होने की बात है, मैं इसमें कोई बाधा नहीं डालूंगा। स्नातक की योग्यता पूरी करने के बाद मैं उन्हें जाने दूंगा और अगर वे चाहें तो उसके बाद भी वर्कस्टेशन पर रह सकते हैं। सचमुच, लियू गुआंग को आशा की एक किरण दिखाई दी। वह अपने छात्रों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित थे। जिन छात्रों के लिए उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा था, वे उनके अपने परिवार नहीं थे, बल्कि वे छात्र थे जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उनके शोध समूह में बने रहे। शिवम के प्रस्ताव ने निस्संदेह उन्हें अपार सद्भावना दिलाई। इसके अलावा, प्रोफेसर लियू, मेरे पास क्वांटम क्षेत्र में कुछ अप्रकाशित शोध हैं जो इस परियोजना के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मैं ये सब आपके साथ साझा कर सकता हूँ। ये सुनकर लियू गुआंग तुरंत सहमति देने से खुद को रोक नहीं पाए। शिवम के पास अप्रकाशित शोध था, वह कितने असाधारण थे। इसके अलावा, प्रोफेसर लियू, आपकी उपाधि के कारण स्कूल के लाभ शायद ज्यादा न हो। मैं आपको 50 लाख के वार्षिक वेतन पर नियुक्त करने को तैयार हूँ। मैंने अपने सहायक से आपके ईमेल पर अनुबंध भेजवा दिया है। लियू गुआंग, जो कल से ही विभिन्न मामलों में व्यस्त थे, ने अपना ईमेल खोलकर भी नहीं देखा था। यह आंकड़ा सुनकर वे दंग रह गए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर की उपाधि से अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आमतौर पर एसोसिएट सीनियर डिग्री वाले इन सिस्टम विश्वविद्यालय के शिक्षक महीने में केवल 5 से 7 हज़ार रुपये कमाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें थोड़ा बेहतर लाभ मिलता है। बहुत ज़्यादा आय वाले शिक्षक आमतौर पर उद्यमों के साथ काम करके या सेवा शुल्क के जरिए अपनी आय बढ़ाने के लिए परियोजनाएं लेकर ज़्यादा कमाते हैं। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि लियू गुआंग का शोध क्षेत्र सिद्धांत की ओर ज़्यादा झुका हुआ था और उद्यमों से उनका बहुत कम संबंध था, और स्वभाव से ही वे पूरी तरह से शिक्षा के प्रति समर्पित थे। यहाँ तक कि उन्हें जो शोध निधि मिली थी, वह भी पूरी तरह से शोध में ही निवेश कर दी गई थी। तो वह किसी तरह आर्थिक रूप से गुजारा करते रहे। आखिरकार, यांजिंग जैसी जगह में जहां ज़मीन बहुत कीमती थी, उन्हें अपने बेटे के लिए घर का इंतजाम भी तो करना था। अक्सर सुना जाता था कि शिवम पैसा पानी की तरह बहाते थे, जबकि पैसा उनके लिए बस एक संख्या थी। अब लियू गुआंग को सचमुच समझ आ गया था कि इसका क्या मतलब है। हालांकि यह अकेडमिशियन वर्कस्टेशन पूरा होने के बाद और पृथ्वी की कक्षा के बाहर की असामान्य घटनाओं का अध्ययन पूरी तरह से परोपकारी था, जिससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, फिर भी उसने न केवल इस शोध केंद्र के निर्माण में एक बड़ी राशि का निवेश किया, बल्कि उसे नौकरी पर रखने के लिए एक उच्च वेतन भी दिया। ये सचमुच धनवान था। प्रोफेसर लियू, शिवम ने उसके सामने हाथ हिलाया। क्या आप इस वेतन से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। लियू गुआंग के जवाब देने से पहले ही उसकी पत्नी हे जुनरू जल्दी से वहां पहुंची। वह किराने की खरीदारी करने जा रही थी और संयोग से यह हिस्सा सुन लिया। क्या तुम किराने का सामान खरीदने नहीं जा रहे थे? लियू गुआंग स्पष्ट रूप से थोड़ा शर्मिंदा था। क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि तुम राष्ट्रीय रहस्यों पर चर्चा कर रहे हो। तुम जियाओ फैंग के काम में मदद कर रहे हो और वह तुम्हें भुगतान कर रहा है। ये बिल्कुल उचित है। अगर लियू गुआंग फोंग जुएयू से काम ले लेते तो उन्हें शोध के लिए धन मिल जाता और घर की आमदनी भी बढ़ जाती। बेशक, हे जुनरू पूरी तरह से इसके पक्ष में थे। जियाओ फोंग, मैं हमारे बूढ़े लियू की तरफ से सहमत हूँ। फोंग जुएयू मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर लियू गुआंग का घर में कोई खास रुतबा नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको पहले साल की तनख्वाह भेज दूंगा, फोंग जुएयू ने कहा। यह एकेडमिक वर्कस्टेशन जियांगन शहर में बन रहा है। चूंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं, इसलिए आपको बसने वगैरह के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। क्या ये वाकई ठीक है? इसमें इतनी बुराई क्या है? हे जुनरू ने लियू गुआंग को फिर से टोका। यह जियाओ फोंग का नेक इरादा है। आप बूढ़े को शोध के अलावा कुछ नहीं आता। जियाओ फोंग, मैं हमारे बूढ़े लियू की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। हा टीचर, वह बहुत सीधा है। मैं जल्द ही पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। कृपया इसी हफ्ते सामान पैक करना शुरू कर दीजिए और अगले हफ्ते मैं आप दोनों को लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। ठीक है। आप लोग अपनी बातचीत जारी रखिए। मैं किराने का सामान खरीदने जा रहा हूँ।
मुस्कुराते हुए जुनरू ने जाते हुए एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। यह आदमी एक बार मेज पर बैठकर शराब पीना शुरू कर देता तो बात करना बंद नहीं कर पाता। अगर शिवम ने हाल ही में सुपर गॉड अकादमी में इतना ज्ञान इकट्ठा न किया होता तो लियू गुआंग के साथ कदमताल मिलाना मुश्किल हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि लियू गुआंग ज्यादा मशहूर न होते हुए भी उनके पास असली हुनर और बेहद नवोन्मेषी सोच थी। उनके कई विचार क्वांटम क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से एक दशक से भी ज्यादा आगे थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इतना जबरदस्त शोध कर पाए। लियू गुआंग की बात करें तो वह इस बार शिवम से सचमुच प्रभावित हुए। वह जानते थे कि दुनिया में शिवम से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। हो सकता है कि उनके शोध के नतीजे उनके हाथों शोध संस्थानों द्वारा खरीदे या तैयार किए गए हों। हालांकि बातचीत के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत थे। शिवम एक जीवंत विश्वकोश की तरह थे। क्वांटम भौतिकी के बारे में जो कुछ भी वह समझते थे शिवम उसे और भी गहराई से समझते थे। जो कुछ भी वह नहीं जानता था उसे भी शिवम पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समझा सकता था। वैसे प्रोफेसर लियू, आप भी जानते हैं कि यह परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो यह मानव अस्तित्व का प्रश्न हो सकता है। हमें इस वर्महोल के पूर्ण निर्माण के समय की शीघ्र गणना करनी होगी और इससे निपटने के उपाय खोजने होंगे। हाँ, मुझे पता है। मेरे प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ये वर्महोल अगले 5 से 8 वर्षों में स्थिर हो जाएगा, लेकिन सटीक समय की गणना के लिए हमें बेहतर उपकरणों का उपयोग करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खगोलीय दूरबीन होनी चाहिए, शिवम ने कहा। प्रोफेसर, मैं सैद्धांतिक शोध पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे इन मामलों में आपकी सलाह की आवश्यकता होगी। यह आसान है। दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीनों में से एक हमारे भारत में है, लियू गुआंग ने कहा। सबसे पहले हमें गामा किरणों, उनकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति आदि का सटीक स्थान जानना होगा। सटीक स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें अत्यधिक परिशुद्धता वाली दूरबीन की आवश्यकता होगी। क्या आप गुइझोउ में बने उस 500 मीटर के फास्ट की बात कर रहे हैं? खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही होने के नाते शिवम स्वाभाविक रूप से इससे परिचित थे। इस दूरबीन का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे, जिससे ये देश की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धियों में से एक बन गई। अगर हमें उस दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़े तो मैं इसके लिए आवेदन करने का कोई तरीका सोच सकता हूँ। नेता निश्चित रूप से इसे हमें उधार देने के लिए सहमत होंगे, लेकिन मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा, लियू गुआंग ने कहा। हमारे स्कूल की दूरबीन इसे केवल एक बार ही देख पाए। अगले 3 सालों में बार बार देखने के बावजूद मैं इसे दोबारा नहीं ले पाया। मुझे चिंता है कि शायद वह दूरबीन भी पर्याप्त न हो। अगर यह सचमुच काम नहीं करेगा तो हम खुद ही एक और बना लेंगे, शिवम ने कहा। ज़ियाओयी के पास इससे भी बेहतर दूरबीन डिज़ाइन और सामग्री है। यह शायद सस्ता नहीं होगा, है ना? जब फास्ट बनाया गया था तब देश को 1.2 अरब डॉलर की लागत आई थी। क्या इतना सस्ता? शिवम को खगोलीय दूरबीन बनाने की लागत का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। उसने शुरू में सोचा था कि इतने बड़े आकार की दूरबीन की कीमत अरबों युआन होगी। सस्ता सस्ता, लियू गुआंग थोड़ा चौंका। ज़ियाओ फैंग, उस यूरोपीय ईएलटी के बारे में? इसका प्रदर्शन फास्ट से भी बेहतर है। क्या तुम इसे उधार लेने का कोई तरीका खोज सकते हो? शिवम के पास जरूर कोई रास्ता था। यूरोप से किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए बस लेदिनिक परिवार से एक संदेश भिजवा दो। कौन उसे उधार देने से इनकार करेगा? उस दूरबीन की कीमत कितनी है? मैं इसे सीधे क्यों नहीं खरीद लेता? खांसी खांसी खांसी। लियू गुआंग शराब पी रहा था और उसका गला रुंध गया था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। उस चीज़ की कीमत 1 दर्जन अरब यूरो से ज्यादा है। तो क्या? शिवम ने सहजता से कहा। आखिरकार पिछली बार जब उसने उस मनहूस राज्य को यूं ही लूटा था तो उसे मुआवजे में अरबों यूरो मिले थे। वह अरबों डॉलर ज्यादा नहीं थे। मेजबान, आपकी पृथ्वी की मौजूदा दूरबीनों की सटीकता शायद पर्याप्त न हो। प्रोफेसर लियू गुआंग द्वारा विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार बेहतर अवलोकन परिणामों के लिए सटीकता में शायद 30% से ज्यादा सुधार की जरूरत है। छोड़ो, चलो एक और बनाते हैं, शिवम ने कहा। प्रोफेसर लियू, मैं एक बेहतर दूरबीन बनाने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर का फंड दूंगा। आपको जो भी और उपकरण चाहिए मुझे बता दीजिए। जब तक हमारे पास समय है अगले 2-3 सालों में सब कुछ तैयार कर लीजिए। 5 अरब अमेरिकी डॉलर। अब लियू गुआंग को समझ आ गया। वह असल में इन मामलों पर एक पैसा कमाने वाली मशीन से बात कर रहा था, जहां अरबों डॉलर उसे मामूली लग रहे थे। हे प्रोफेसर, आपको मेरे लिए पैसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शिवम ने लियू गुआंग से फुसफुसाते हुए कहा। क्या आपको नए साल के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में हुआ वो व्यापार युद्ध याद है? लियू गुआंग ने सिर हिलाया। इतनी बड़ी घटना उसकी नज़रों से छिपी नहीं रही। सच कहूं तो मैं ही इसके पीछे था। मैंने उस लेन देन से कई ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं, इसलिए पैसों की चिंता मत करो। अगर पैसे खत्म हो गए तो मैं यूरोप जाकर एक और दौर करूंगा और कुछ ट्रिलियन यूरो लाकर और उपकरण बनाऊंगा।
ये सुनकर लियू गुआंग के पसीने छूट गए। अगर पैसे नहीं हैं तो यूरोप जाकर एक और दौर करो, कहने का उसका क्या मतलब था? क्या शिवम ने दूसरे देशों के विदेशी मुद्रा बाजारों को अपने निजी एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपके लिए पैसे नहीं बचाऊंगा। अगर हम सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं तो उन स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोब्लॉग मापने वाले उपकरणों, स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह के लिए भी करोड़ों डॉलर के बजट की ज़रूरत होगी। कोई बात नहीं, लेकिन 1 या 2 काफ़ी नहीं होंगे। चलो उस हिस्से के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट अलग रखते हैं। ओह, लियू गुआंग को अब तक शिवम के काम करने के तरीके की आदत हो गई थी। कोई बात नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कम समय में पूरी तरह से सोच नहीं सकते, शिवम ने कहा। अगर भविष्य में आपको किसी उपकरण की ज़रूरत पड़े तो मेरे सहायक को बता देना। 10 अरब अमेरिकी डॉलर से कम कीमत की कोई भी चीज़ सीधे खरीद लेना। ठीक है, चूंकि शिवम ने सब कुछ इस तरह से बताया था, लियू गुआंग पर कोई दबाव नहीं पड़ा। और कुछ नहीं, सिर्फ तनख्वाह और अपने भारी भरकम निवेश के लिए लियू गुआंग को यह सुनिश्चित करना था कि वह अपना काम बखूबी करे। ... उस रात दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई और प्रोफेसर लियू गुआंग के लगातार बुलावे पर शिवम देर रात तक घर नहीं लौटे। अगली सुबह उन्होंने एक संदेश पोस्ट किया। आज से प्रोफेसर लियू गुआंग आधिकारिक तौर पर मेरे शोध समूह में शामिल हो रहे हैं। मैं फिर से गंभीरता से चेतावनी देता हूं, प्रोफेसर लियू गुआंग को बदनाम करने की किसी भी कोशिश का मेरे वकील द्वारा मुझे चेतावनी दी जाएगी। पुनश्च इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा को दूर धकेलने के लिए यंजिंग एविएशन यूनिवर्सिटी का धन्यवाद। क्या तुमने सुना? वकील की चेतावनी, ध्यान रखना चाहिए। डीन, अब आप एक अधिकारी हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। आप सचमुच ट्रोल्स को बेरोजगार बना रहे हैं। अरे, तो मुंह पर बिना किसी कुत्ते के सिर वाले लोगों के डीन के अधिकार का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा अकाउंट और तुम दोनों का काम तमाम। डीन का कदम निर्दयी और रणनीतिक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने उसे अपने साथ जोड़ने के लिए कितने पैसे दिए। जरा रुकिए, चूंकि डीन ने इतनी मेहनत की है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें प्रोफेसर लियू गुआंग का शोध विश्वसनीय लगता है? मुझे घबराहट होने लगी है। हा, प्रोफेसर लियू गुआंग ने कहा था कि यह सिर्फ मुमकिन है, ये निश्चित नहीं है। इसके अलावा अगर आसमान गिर भी जाए तो उसे थामने के लिए उससे भी ऊंचे आसमान हैं। आप किस बात से घबरा रहे हैं? हाँ, ठीक है, बात तो सही है। ... इन बेहद आशावादी टिप्पणियों को देखकर शिवम ने आह भरी, यहाँ तक कि उम्मीद भी की कि प्रोफेसर लियू गुआंग के नतीजे गलत हों। कभी कभी अज्ञानता सचमुच आनंद होती है। प्रोफेसर लियू गुआंग के मामलों को निपटाने के बाद फोंग जुएयू ने तुरंत प्रमुख से संपर्क किया और उन्हें शोध पत्र की विषय वस्तु से सावधानीपूर्वक परिचित कराया। हालांकि प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान में शामिल नहीं थे, उन्होंने 5 शीर्ष राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक से स्नातक किया था, इसलिए वे इसके महत्व को गहराई से समझते थे। जियाओ फोंग, यह कोई मजाक नहीं है। आपको कितना भरोसा है? प्रमुख का स्वर अभूतपूर्व रूप से गंभीर था। भारत के सामने सबसे बड़ा संकट राष्ट्र के अस्तित्व का था, लेकिन इसमें मानवता का अस्तित्व भी शामिल हो सकता है। अभी यह कहना मुश्किल है, लेकिन ये लगभग तय है कि वर्महोल कुछ वर्षों में स्थिर हो जाएगा और किसी अन्य ब्रह्मांडीय क्षेत्र से जुड़ जाएगा। फर्क बस इतना है कि कोई अलौकिक सभ्यता पृथ्वी की खोज करती है या ये ब्रह्मांडीय प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। लेकिन किसी भी तरह से हमारी स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है। प्रमुख चुप रहे। इतने महत्वपूर्ण मामले पर वे तुरंत निर्णय नहीं ले सकते थे। अगर इस पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई जाए तो भी ठोस सबूत पेश करने होंगे। अन्यथा यह न केवल ध्यान आकर्षित करने में विफल रहेगा, बल्कि बड़ी दहशत भी पैदा कर सकता है। जियाओ फांग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्रमुख ने डी रेंजी की शैली में कहा। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन किसी भी स्थिति में हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा, शिवम ने कहा। सबसे पहले हमें प्राचीन मार्शल कलाकारों और महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण को मजबूत करना होगा और अगले 5 वर्षों में 10,000 महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है। 10,000? प्रमुख कुछ हैरान थे। वर्तमान में भारत में केवल कुछ 100 महाशक्ति उपयोगकर्ता थे और पिछली विकास गति को देखते हुए 5 वर्षों में ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दर्जनों ही बढ़ेगी। चिंता मत करो प्रमुख, मेरे अमृत और मेरे द्वारा प्रदान की गई संभावित विकास विधियों की मदद से 5 वर्षों के भीतर इतने सारे महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को विकसित करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस बार जब मैं खंडहरों में जाऊंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेज क्रिस्टल ढूंढने की कोशिश करूंगा। मेरे पास सेज क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उनकी क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ाने का एक तरीका है, जिससे वे संकट आने से पहले ही महाशक्ति उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकते हैं। क्या महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से परे कोई क्षेत्र है? यह मुखिया के ज्ञान के दायरे से बाहर था। बिल्कुल है। महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से परे मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं, उड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं
और वे 10 गुना से भी ज़्यादा शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को संगठित कर सकते हैं। अगर सचमुच कोई अलौकिक सभ्यता है भी, तो भी हमारे पास लड़ने का मौका हो सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा। मुखिया के चेहरे पर आखिरकार थोड़ी नरमी आई। अगर हो सके तो मैं अंतरिक्ष यान को खंडहरों से बाहर निकालना चाहूँगा। चूंकि वे पृथ्वी तक आने में कामयाब रहे, इसका मतलब है कि उनकी अंतरिक्ष यात्रा तकनीक बहुत उन्नत है, जो हमारा आखिरी सहारा होगा। आह, मुखिया ने आह भरी। सोचना ही क्या, हमारी उम्मीदें तुम जैसे बच्चे पर टिकी हैं। हम बूढ़े लोग वाकई बेकार हैं। मुखिया, कृपया ऐसा मत कहो। अगर तुम न होते तो शायद हम इतने शांत माहौल में पले बड़े न होते। अब हमारे लिए अपने देश की सेवा करने का भी समय है। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुखिया ने राहत भरी आवाज़ में कहा। बेझिझक इस मामले को संभालो। अगर तुम्हें देश से जुड़ी किसी भी चीज़ में मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। ठीक है मुखिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के विशेषज्ञों की एक टीम चाहिए। मैं वर्महोल के निर्माण का समय जल्दी से निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सब कुछ निपटाने के बाद शिवम बालकनी में निश्चिंत होकर बैठ गया। कुछ देर पहले ही वह मौज मस्ती में डूबा हुआ था और अचानक उसे मानवता के अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ा। इस भूमिका परिवर्तन की गति अतिशयोक्तिपूर्ण थी। मेज़बान, क्या आप बिल्कुल मूर्ख हैं? इस समय जियाओ यी के कठोर शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? शिवम पहले से ही नाराज था और जियाओ यी के अपमान ने उसे थोड़ा अन्याय महसूस कराया। मैं बस आपका अपमान कर रहा हूँ, जियाओ यी ने झुंझलाहट के साथ कहा। क्या आप भ्रमित हैं? आप एक फूबैदाई हैं। और सिर्फ पैसे वाले ही नहीं, आपके पूर्वज पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जिनका व्यवसाय अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है। इस छोटी सी बात ने आपको डरा दिया है। अरे नहीं, सही। शिवम को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं है। अपार धन या स्वर्णिम लाभांश को भूल जाए, उसके पूर्वज ही उसका सबसे बड़ा सहारा थे। मेज़बान, मानो या न मानो, फैंग परिवार का व्यवसाय हजारों आकाशगंगाओं में फैला हुआ है। यहाँ तक कि शीर्ष सभ्यताओं का भी आपके परिवार के साथ महत्वपूर्ण सहयोग है। इतनी विशाल पृष्ठभूमि के साथ आप एक छोटे से वर्महोल के बारे में चिंतित हैं। अच्छा, शिवम के दिल का गम तुरंत छट गया। उसे याद आया कि उसके माता पिता ने पिछली बार उसे बताया था कि फैंग परिवार का कारोबार 20 से ज़्यादा तारा क्षेत्रों तक फैल गया है और उन्होंने लाखों कॉस्मिक सिक्के खर्च करके एक छुट्टी बिताने का ग्रह खरीदा है। इसका मतलब था कि पूरे ब्रह्मांड में उनका परिवार धनी माना जाता था। अगर कोई अलौकिक सभ्यता चाहती उस वर्महोल से आक्रमण करने के लिए, वह अपने माता पिता से पैसे खर्च करके एक अंतरिक्ष बेड़ा मंगवा सकता था। और अगर यह सचमुच प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता तो भले ही पृथ्वी को बचाया न जा सके, वे बस एक और ग्रह खरीद लेते, एक भटकती मानवता योजना लागू करते और लोगों को वहां से हटा देते। समस्या हल हो गई। वाकई वीरविहीन, आसमान गिर जाए तो भी तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा साथ देंगे। जब तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान तुम्हारा फैंग परिवार न कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शियाओ यी, जल्दी से मेरे माता पिता से संपर्क करने में मेरी मदद करो। मैं उनसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी पीढ़ी के अमीर होने का एक तरीका यह है, कोई समस्या आने पर अपने माता पिता को ढूंढने के लिए घर दौड़ो। शिवम ने इस हुनर को बखूबी इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उनसे संपर्क करूंगा। संपर्क स्थापित करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। जियाओ यी ने आह भरी, सोचा कि शिवम परिपक्व हो गया है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए ये जिम्मेदारियां और कर्तव्य ज़रूरी नहीं थे। अपनी बेहद अमीर पृष्ठभूमि के साथ उसे बस आराम से रहना, पैसा खर्च करना और जीवन का आनंद लेना था। हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 1 घंटे से भी कम समय में जियाओ यी आखिरकार शिवम के माता पिता के सब सिस्टम से जुड़ गया। लेकिन इस बार होलोग्राफिक छवि में 2 नहीं बल्कि 6 लोग दिखाई दिए। सभी 6 लोग बेहद युवा थे और उस पर प्यार से मुस्कुरा रहे थे। अरे जियाओ हुआई, क्या ये पोता है? फैंग हुआई के पीछे लंबी काली लहरों वाली एक आकर्षक महिला बोली। तस्क, वास्तव में हमारे फैंग परिवार के वंश का हिस्सा, लगभग तुम्हारे जैसे ही सांचे में तराशा हुआ दिखता है। बेटा, ये तुम्हारे दादा दादी और नाना नानी हैं। तुमने आज हमसे संपर्क करने के बारे में क्यों सोचा? फैंग हुआई और बाकी लोग किसी भोज में शामिल होते दिख रहे थे। हम एक राजा की 4थी श्रेणी की सभ्यता के 30 करोड़वें जन्मदिन समारोह में हैं। ओह, शिवम को लगा जैसे उसके माता पिता के साथ हर बातचीत अलग अलग दुनिया के लोगों के बीच हो रही हो। हे भगवान, पृथ्वी तो अभी एक प्रारंभिक प्रथम श्रेणी की सभ्यता में थी। वे 4थी श्रेणी की सभ्यता के मेहमान थे। भला कौन सा प्राणी 3 लाख साल तक जीवित रहता है? क्या इतना लंबा जीना उबाऊ नहीं है? और इन दादा दादी और नाना नानी का क्या है? वे मुझसे छोटे कैसे दिखते हैं? दादाजी, दादी, दादा दादी।
मन ही मन बड़बड़ाते हुए शिवम ने फिर भी ईमानदारी से अभिवादन किया। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सुना है कि तुम कॉलेज से स्नातक हो गए हो। क्या तुम स्नातक करने की योजना बना रहे हो? सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हो? शियाओयी के साथ तुम आंखें बंद करके भी दे सकते हो। हाँ, अब तुम 20 की हो गई हो, है ना? क्या तुम्हारा कोई साथी है? अरे दादी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हम ठीक चल रहे हैं। ओह, ये तो अफसोस की बात है, पर कोई बात नहीं। कॉस्मिक फेडरेशन एक पत्नीत्व का पालन नहीं करता। क्या तुम चाहती हो कि दादी राजा से बात करें और अपनी राजकुमारी से तुम्हारी उपपत्नी के रूप में शादी करवाएं? उनका ज्यादातर ऊर्जा का कारोबार हमारे हाथ में है, वे तो मना ही नहीं करेंगी। दादी, क्या ये वाकई ठीक है? मेरे दोस्त फैंग, तुम क्या कर रहे हो? खाना पसंद नहीं आया? उसी समय होलोग्राफिक छवि में लगभग 3 मीटर लंबा एक गंजा विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने अविश्वसनीय रूप से शानदार कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी शक्ल कुछ कमजोर थी। हे महाराज, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। फैंग हुआई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मिस्टर ऑर्लियंस हैं, चौथी स्तरीय सभ्यता, ओरेला साम्राज्य के राजा। महाराज, ये मेरा बेटा शिवम है। इसका नाम KFC साम्राज्य क्यों न रखा जाए? शिवम ने एलियन के नाम से खुश होकर चुटकी ली। लिटिल यी के अनुवाद से शिवम उनकी बातचीत समझ गया। वे दरअसल अपनी बेटी की शादी उससे उपपत्नी के रूप में करने की बात कर रहे थे, और इस राजा ऑर्लियंस ने 10 तारा मंडलों से संसाधनों का दहेज देने का भी वादा किया था। हे भगवान, क्या ब्रह्मांडीय स्तर के अमीर बच्चे के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? क्या अब वे माप की इकाइयों के रूप में तारा प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं? मेरे अरबों खरबों अमेरिकी डॉलर उनके सामने बेकार लगते हैं। जरा रुको। शिवम को अचानक एक भयानक बात का एहसास हुआ। अगर यह राजा ऐसा दिखता है तो क्या उसकी राजकुमारी भी एक बलवान गंजा राक्षस नहीं होगी? आओ ओरका, फैंग परिवार के युवा स्वामी से मिलो। राजा ऑर्लियंस ने अपने पीछे किसी को इशारा किया। धप धप धप। शिवम ने डायनासोर जैसे कदमों की आहट सुनी और राजकुमारी को देखकर वह दंग रह गया। 2.5 मीटर लंबी, गुलाबी त्वचा, सिर पर एक भी बाल नहीं, और यह एक राजकुमारी थी। हे महाराज, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके इस नेक प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, शिवम हकलाते हुए बोला, फैंग हुआई की तरफ देखते हुए, जो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसे ऐंठन हो रही थी, जबकि उसके दादाजी इतना हंस रहे थे कि जमीन पर पैर पटक रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा पूरा परिवार कभी गंभीर नहीं होता? चलो युवा स्वामी फैंग, हम इस पर अभी भी बात कर सकते हैं। मेरी 17 बेटियां हैं, हर एक उतनी ही सुंदर है, और मैं दहेज का खर्च उठा सकता हूँ। 50 तारा मंडलों के बारे में क्या ख्याल है? ... वाह, ये एलियंस बहुत डरावने हैं। आखिरकार राजा को झटकते हुए शिवम पसीने से तरबतर हो गया। माँ, पिताजी, क्या यह आदमी सचमुच चौथी स्तरीय सभ्यता का राजा है? हाँ, उनका प्रभाव सैकड़ों तारा मंडलों तक फैला है, लेकिन इस ब्रह्मांड में सब कुछ संबंधों और धन के बारे में है। उनकी कुल संपत्ति हमारे परिवार की कुल संपत्ति का 1% भी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आपसे शादी करने के लिए उत्सुक हैं। चलो, क्या उनकी कम से कम एक बेटी तो नहीं हो सकती जो पहले इंसान जैसी दिखे? दरअसल उनकी सभ्यता के सौंदर्य शास्त्र में उनकी बेटी एक दिव्य सुंदरी है, फैंग हुआई ने मजाक किया। ठीक है पिताजी, मुझे कुछ गंभीर बात करने दो, शिवम ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ो। फैंग हुआई शान से बैठ गया और एक नीले पे की चुस्की लेने लगा जो सचमुच आग की तरह जल रहा था। पृथ्वी की चंद्र कक्षा के पास कुछ असामान्य घटनाएं देखी गई हैं। एक विद्वान ने एक वर्महोल तरंग से गामा किरणों के निकलने का पता लगाया है, और अनुमान है कि अगले 5 से 8 वर्षों में इस क्षेत्र में एक स्थिर वर्महोल दिखाई दे सकता है। ओह बस हो, फैंग हुआई ने बेपरवाही से इसे खारिज कर दिया। ये सामान्य है। पृथ्वी पर ऋषि क्रिस्टल के इतने समृद्ध भंडार के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस प्राचीन युद्ध के कुछ अवशेष उनके ग्रह पर लौट आए। लेकिन उन्होंने शायद पृथ्वी के निर्देशांक खो दिए हैं। इतने दूरस्थ ग्रह पर स्थानांतरित होने में उन्हें बहुत समय लगेगा। अगर वे अभी उस पर ताला लगा देते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिताजी, क्या आपको जरा भी चिंता नहीं है? शिवम को फैंग हुआई का शांत व्यवहार देखकर आत्मविश्वास का एहसास हुआ। इसमें चिंता की क्या बात है? फैंग हुआई ने कहा। तीसरे स्तर की एक सभ्यता पहले से ही दूरस्थ ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए वर्महोल बना सकती है। अगर एक वर्महोल खोलने में 5 से 8 साल लगते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा मध्य तीसरे स्तर की सभ्यता की बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपके लिए कहना आसान है। पृथ्वी अभी केवल एक प्रथम स्तरीय सभ्यता है। क्या हमें अपने ब्रह्मांडीय युद्धपोतों को उनके युद्धपोतों से टकरा देना चाहिए? शिवम ने आंखें घुमाईं। तुम दादाजी और दादी को वापस धरती पर क्यों नहीं ले जाते? अरे, मैं तो बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय से बाहर मौज मस्ती कर रहा हूं और तुम मुझे वापस जाने को कह रहे हो। फैंग हुआई ने शिकायत की। तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
नन्हे ही के पास चौथे स्तर की सभ्यता के युद्धपोत हैं, लेकिन पृथ्वी की तकनीक उन्हें बना नहीं सकती। अगर बना भी सके तो उनकी ऊर्जा प्रणालियां उन्हें चला नहीं सकती। तीसरे स्तर की सभ्यता, उनकी सामान्य व्यक्तिगत शक्ति बस दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता स्तर की है, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। पिताजी, आपकी छोटी छोटी रखेलों के अलावा क्या पृथ्वी पर कोई और दिव्य क्षमता उपयोग करता है? शिवम ने जवाब दिया। इस बात पर शिवम ने अपनी माँ की आंखों में एक जानलेवा नजर देखी। काओ लैन की ठंडी निगाहों को महसूस करते हुए फैंग हुआई कांप उठा। पिताजी, आप हमें यूं ही लटका कर नहीं छोड़ सकते। आपके बेटे का परिवार अभी भी धरती पर है। फैंग, मैंने तुम्हारी औरतों की परवाह करना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी फाड़ दूंगी। काओ लैन ने आगे कहा। ठीक है, फैंग हुआई ने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपनी पत्नी को शांत किया। तो बच्ची, तुम्हें हाईटेक गैजेट चाहिए या ताकत? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें उत्पादों की सूची भेजी है। कॉस्मिक मार्केटप्लेस, एक नज़र डालो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। ऑर्डर देने और उसे भेजने के लिए बहुत समय है। कॉस्मिक मार्केटप्लेस। शिवम दंग रह गया। ये पृथ्वी की संस्कृति से काफ़ी मिलता जुलता था। वास्तव में एक क्षण बाद उसके सामने उत्पादों की एक सूची प्रकट हुई, जिसका अनुवाद भारत की भाषा में किया गया था। उत्पादों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि शिवम को उनकी समीक्षा पूरी करने में सैकड़ों साल लग जाते, लेकिन सौभाग्य से सिस्टम बहुत बुद्धिमान था और उन्हें फिल्टर कर सकता था। चौथे स्तर की सभ्यता, युद्ध संबंधी उत्पाद। चौथे स्तर का कॉस्मिक युद्धपोत। मूलभूत जानकारी, लंबाई 2400 मीटर, चौड़ाई 800 मीटर, लोरास मिश्र धातु से निर्मित। अधिकतम उड़ान गति प्रकाश की गति से 400 गुना अधिक। एक वर्महोल प्रणाली से सुसज्जित जो 1 मिनट में 1 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक वर्महोल बनाने में सक्षम है, और एक तारा विनाश तोप से सुसज्जित है जो किसी भी ग्रह प्रणाली को आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। कीमत 2 ट्रिलियन कॉस्मिक सिक्के। सदस्य मूल्य 1.98 ट्रिलियन कॉस्मिक सिक्के, जिसमें निःशुल्क वितरण सेवा शामिल है। 10 या अधिक जहाज़ों पर 2% की अतिरिक्त छूट। चौथे स्तर की सभ्यता, मोबाइल सैनिक। मूलभूत जानकारी, ऊंचाई 24.5 मीटर, वजन 65 टन, जीवन धातु से निर्मित, स्वतः विकास और स्वतः मरम्मत क्षमताओं के साथ। एक आकाशगंगा भट्टी उपकरण और एक क्वांटम प्रणाली से सुसज्जित जो लंबी दूरी की अंतरिक्ष छलांग लगाने में सक्षम है। चौथे स्तर की सभ्यता, किरण से सुसज्जित तोपें, तैरती तोपें और अन्य हथियार। कीमत 8 ट्रिलियन कॉस्मिक सिक्के। सदस्य मूल्य 7.88 ट्रिलियन कॉस्मिक सिक्के। कॉस्मिक दास व्यापार, छिपे हुए तत्व 100-10,000 कॉस्मिक सिक्के। स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ता 10,000-1000 कॉस्मिक सिक्के। दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता 1 मिलियन-100 मिलियन कॉस्मिक सिक्के। नियंत्रक 100 मिलियन-10 बिलियन कॉस्मिक सिक्के। ट्रांसेंडर, कीमत पर बातचीत संभव, सीमित मात्रा, जल्दी करें। छोटी ही, नियंत्रक और ट्रांसेंडर क्या हैं? ओह, नियंत्रक आमतौर पर चौथे स्तर की सभ्यता में उच्च स्तरीय योद्धाओं की औसत शक्ति के होते हैं। ट्रांसेंडर के रूप में उनके शरीर अनंत जीवन के साथ पारलौकिक विकास से गुजरे हैं। वे शायद ही कभी देखे जाते हैं, यहाँ तक कि उच्च स्तरीय सभ्यताओं में भी। एक अकेला ट्रांसेंडर किसी तीसरे दर्जे की सभ्यता को आसानी से ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है। ये वाकई हाईटेक और ताकत का संगम है। शिवम ने फैंग हुआई की तरफ देखते हुए आश्चर्य से कहा, पिताजी, क्या हमारा परिवार ये चीज़ें खरीद भी सकता है? मैं आपको बता दूं, हमारा फैंग परिवार कॉस्मिक मार्केटप्लेस के शेयरधारकों में से एक है। आपको लगता है कि हम इसे खरीद नहीं सकते? धम्म। शिवम ने कुर्सी पर लात मारी। अरे, मेरा परिवार इतना शानदार है, मुझे किस बात की चिंता थी? पिताजी, जब मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं आपके पास आऊँगा। मैं वान कांग के साथ खेलने जा रहा हूँ। अपने दिल से चिंता के बादल छटते ही शिवम को मानो पुनर्जन्म का एहसास हुआ। उसे हमेशा से पता था कि उसके परिवार का व्यवसाय बहुत बड़ा है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाएगा। उसके सबसे पुराने पूर्वज को पृथ्वी छोड़े हुए अभी कुछ हजार साल ही हुए हैं, है ना? लेकिन ब्रह्मांड का विकास कितने सालों से हुआ है? ब्रह्मांडीय संघ कितने सालों से अस्तित्व में है? मात्र कुछ हजार सालों में इतनी विशाल इकाई में घुसपैठ करना, ये सिर्फ कौशल से कहीं बढ़कर था। मेजबान, किसी उच्च स्तरीय सभ्यता की क्षमताओं को कम मत आंकिए, जियाओई ने कहा। ब्रह्मांड में अनगिनत तीसरी और चौथी स्तरीय सभ्यताएं हैं, लेकिन उच्च स्तरीय सभ्यताएं कम हैं, और मैं उनकी बुद्धिमत्ता का क्रिस्टलीकरण हूं, जो पूरे ब्रह्मांड से श्रेष्ठ है। क्या तुम इंसानों ने नहीं कहा था कि एकाधिकार सबसे लाभदायक तरीका है? ये कहावत ब्रह्मांड में भी सच है। ओह, मुझे और बताओ, तुम्हारा सबसिस्टम मेरे पूर्वजों के पास था, तुम्हें पता होना चाहिए कि वे कैसे विकसित हुए, है ना? शिवम ने दिलचस्पी से पूछा। यह आसान है।
जब पहली पीढ़ी के मेज़बान ने पृथ्वी छोड़ी तो वे पहले से ही एक नियंत्रक की शक्ति के करीब पहुंच चुके थे, बल प्रयोग करके कई दूसरे और तीसरे स्तर की सभ्यताओं को अधीन कर रहे थे, फिर यहाँ से तकनीक का उपयोग करके आदिम पूंजी संचय शुरू कर रहे थे। सिर्फ 3000 साल से ज़्यादा समय में उन्होंने अपार धन संपत्ति जमा कर ली। हालांकि कॉस्मिक यूनाइटेड सुपरमार्केट में उनके निवेश ने मुझे थोड़ा चौंकाया, क्योंकि आखिरकार ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने कितना निवेश किया? हम ज़्यादा नहीं, बस लगभग 30%। आह आह आह, शिवम खांसी। बस ठीक है, आखिरकार कुछ उच्च स्तरीय सभ्यताओं के परिवार हैं जिनकी विरासत तुम्हारे फैंग परिवार से भी लंबी है। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि सिर्फ एक उच्च स्तरीय सभ्यता की है, जबकि फैंग परिवार के पास तो ढेरों सभ्यताएं हैं। अगले कुछ लाख सालों में तुम्हारा परिवार ब्रह्मांड का सबसे अमीर परिवार होगा। ठीक है, चुप रहो। मैं 20 साल का हूं और तुम मुझसे लाखों साल बाद की बातें कर रहे हो। मैंने तो अभी तक धरती पर भी भरपूर मज़ा नहीं किया है। उस रात शिवम ने बहुत अच्छी नींद ली। उसने ब्रह्मांड में आज़ादी से दौड़ते हुए एक बेड़े का नेतृत्व करने का सपना देखा। अरे, कोई मेरे लिए वह ग्रह खरीद दे। वह ग्रह पानी और समुद्री जीवन से भरा है। जब भी मेरे पास कुछ न हो, मैं मछली पकड़ने जा सकता हूँ। और वह वाला, उसे भी खरीद लो। इतनी विशाल वनस्पति और अभी तक कोई पशु विकास नहीं हुआ है। मैं बाद में वहां गोल्फ खेलने जा सकता हूं। और वह वाला, तुम पागल हो। घो शिन्यू ने एक तकिया उठाया और उसे फोंग जुएयू के लाल टपकाते चेहरे पर फेंक दिया, फिर पजामा पहने हुए एंजल और फीकीर के कमरे में भाग गई। ... 1 महीना बीत गया और फोंग जुएयू और मुखिया के बीच हुए समझौते के अनुसार उसे यानहुआंग की एम्बर शक्तियों और संघ द्वारा संगठित विभिन्न देशों की शक्तियों को दक्षिणी ध्रुव के प्रागैतिहासिक खंडहरों में ले जाना था। उसने गुओ शिन्यू और बाकी लोगों का अभिवादन किया, यह अनुमान लगाते हुए कि इस बार वह काफ़ी देर के लिए बाहर रहेगा। इस बार तुम कितने समय के लिए बाहर जाओगे? क्या ये खतरनाक है? गुओ शिन्यू एक छोटी पत्नी की तरह फोंग जुएयू के कपड़े सावधानी से सजा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 दिन, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं, बस थोड़ी मस्ती के लिए अंटार्कटिका जा रहा हूँ। क्या मैं खेलने के लिए कुछ पेंगुइन वापस लाऊं? फोंग जुएयू ने शरारती मुस्कान के साथ मजाक किया। बाहर निकलो, बकवास बंद करो। मैंने यंग से सुना है कि तुम्हें देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ खंडहरों की खोज के लिए एक टीम का नेतृत्व करना है। अरे, जूंग यंग तुम्हें सब कुछ क्यों बताती है? शिवम ने असंतुष्ट होकर बड़बड़ाया। क्या वह भूल गई कि मालिक कौन है और सहायक कौन? ठीक है, इसके लिए यंग को दोष मत दो। वह तुम्हें रोज़ाना बहुत सी चीज़ें संभालने में मदद करती है, जो आसान नहीं है। हा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं उस तरह का बॉस नहीं हूँ जो दिन भर लोगों का शोषण करता रहे। शिवम हंसा। लेकिन मैं उसे भविष्य में सब कुछ नहीं बता सकता, वरना वह तुम्हें चुपके से बता देगी और तुम्हें परेशान कर देगी। क्या वह जगह वाकई खतरनाक है? हाँ, ये दूसरों के लिए वाकई काफ़ी खतरनाक है, लेकिन मेरे पूर्वज अनगिनत बार उस जगह गए हैं और वहाँ की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। अगर बाकी सब मर भी जाएं, तो भी मेरा एक बाल भी नहीं कटेगा। तो फिर मुझे राहत मिली। घो शिन्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। समझ गया। शिवम ने आदतन घो शिन्यू की नाक पर हाथ फेरा, फिर विला से बाहर निकलने से पहले उसे एक गहरा चुंबन दिया। ऑप्टिकल कैमोफ्लेज चालू करो, यानहुआंग मुख्यालय पहुंचो। शिवम कार में बैठ गया और सूर्य देव एक हरे कण के साथ हवा में विलीन हो गए। ... वह आ रहा है, सलाहकार आ रहा है। प्रस्थान के दिन महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का एक समूह प्रशिक्षण स्थल पर पहले से ही इकट्ठा था। शिवम और यानहुआंग के अध्यक्ष लॉन्गटिंग सहित कुल 10 लोग एक साथ रवाना हुए थे। आखिरकार यह एक विशाल संसाधन विकास अंतरिक्ष यान है और इतने सारे देशों के साथ, अगर प्रत्येक देश बहुत अधिक महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को भेजेगा तो संख्या बहुत अधिक होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों को भेजने से ज़्यादातर लोग तोप का चारा बन जाएंगे। हर बार हर देश व्यावहारिक रूप से कई चौथे स्तर या उससे ऊपर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के पतन की कीमत चुकाता है, इसलिए आमतौर पर केवल चौथे स्तर और उससे ऊपर के महाशक्ति उपयोगकर्ता ही अन्वेषण के पात्र होते हैं। लॉन्गटिंग हाल ही में दूसरे कामों में व्यस्त थी। जब वह लौटी तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि प्राचीन मार्शल एसोसिएशन के मामले सुलझ गए थे। इसके अलावा इस युवा सलाहकार फैंग ने महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के एक समूह को प्रशिक्षित भी किया था, जो केवल दूसरे या तीसरे स्तर के होने के बावजूद चौथे और 5वें स्तर के विरोधियों को आसानी से हरा सकते थे। इन 10 लोगों में शिवम और उसके साथ ही 2 7वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के अलावा बाकी 6 का चयन उन 30 लोगों में से किया गया था। तब से लॉन्गटिंग दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अकादमिक उभरते सितारे जैसी उपाधियों वाले इस मानद सलाहकार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। वह बस 2 सहायकों के साथ वहीं खड़ी रही, चुपचाप शिवम को देखती रही। सलाहकार, आप आखिरकार आ ही गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या सफ़र थका देने वाला था? पानी चाहिए?
सलाहकार, मैंने सुना है कि वो खंडहर बहुत खतरनाक हैं। यानहुआंग ने हमारे लिए हर तरह का सामान तैयार कर रखा है। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए ला दूंगी। सब लोग, बाद में सलाहकार के पास ही रहना। सलाहकार के पीछे पीछे चलो और तुम्हें खाने को मांस मिलेगा। बगल में लॉन्ग टिंग का चेहरा तमतमा गया। यानहुआंग के अध्यक्ष होने के नाते उनका हमेशा सम्मान किया जाता था, लेकिन शिवम के आने के बाद से सलाहकार शब्द मानो सबकी जबान पर चढ़ गया हो। हम जवान तो जवान ही होते हैं, बिना किसी तैयारी के इतनी खतरनाक जगह पर जाने पर पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई। लॉन्ग टिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। क्या उसने सचमुच उस पुराने जीवाश्म को, जिसका उपनाम वो था, अकेले ही हरा दिया? हाँ, अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हालांकि उनका स्तर ऊंचा नहीं है, फिर भी इस सलाहकार ने कई उन्नत मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। उन महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के अनुसार उन्होंने अकेले ही सैकड़ों उड़ती तलवारों का संचालन किया। अगर उन्होंने दया न दिखाई होती तो वो मुफेंग एक पिनकुशन में बदल जाता। लो, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हमारे यानहुआंग अध्यक्ष लॉन्ग टिंग हैं, जो दुनिया के केवल 2 8वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं में से एक हैं। महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की भाग दौड़ और धक्का मुक्की के बीच शिवम को लॉन्ग टिंग के सामने धकेल दिया गया। नमस्ते सलाहकार फैंग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लॉन्ग टिंग ने शिवम की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने उसकी हथेली के आसपास की तीव्र गर्मी पर ध्यान नहीं दिया, जिससे जगह धीरे धीरे विकृत हो गई। मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हो? शिवम ने तुरंत उसकी छोटी सी चाल समझ ली। कोई आश्चर्य नहीं कि भले ही लॉन्ग टिंग स्वाभाविक रूप से एक ऐसे राज्य से ताल्लुक रखती थी जिसकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, फिर भी उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना थी। उसने यानहुआंग और देश के लिए बहुत कुछ समर्पित किया। कुछ ही महीनों में उसकी प्रतिष्ठा से फीकी पड़ गई, जिससे वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। रहस्यमय अधोलोक दिव्य हथेली। शिवम की हथेली का तापमान तेजी से गिर गया और दोनों तापमान लगभग एक दूसरे को रद्द कर गए। अचानक शिवम के चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान आ गई। अरे छोटी बहन, मेरे साथ चलने में रुचि है? लॉन्ग टिंग की भर्ती स्वाभाविक रूप से उसके रूप रंग की वजह से नहीं हुई थी। हालांकि सेना से एक महाशक्ति प्रयोगकर्ता होने के नाते लॉन्ग टिंग वाकई काफी आकर्षक थी, उसके नैन नक्श और आकर्षक शरीर के कारण, लेकिन शिवम को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जियाओ यी ने शिवम को बताया था कि लॉन्ग टिंग भी जन्मजात महाशक्ति प्रयोग करता है। ऐसे लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है और जब तक वे संभावित विकास के सही रास्ते पर चलते हैं, उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हो सकती हैं। हालांकि लॉन्ग टिंग के कानों में ये शब्द अलग लग रहे थे, जिनमें थोड़ी सी चिढ़ाने वाली और थोड़ी सी लापरवाही भी थी। क्या कहा, छोटी बहन? लॉन्ग टिंग का चेहरा अचानक काला पड़ गया। अन्य महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं और प्राचीन मार्शल कलाकारों से लॉन्ग टिंग पहले से ही जानती थी कि शिवम की एक प्लेबॉय होने की प्रतिष्ठा है। हालांकि वह लगभग 20 साल की दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह लगभग 50 साल की थी। उसकी उम्र शिवम की मां बनने के लिए काफ़ी थी, फिर भी शिवम ने उसे छोटी बहन कहने की हिम्मत कैसे की? बेशक एक औरत की उम्र उसका सबसे बड़ा राज होती है, और लॉन्ग टिंग ने कभी भी अपनी असली उम्र सार्वजनिक रूप से नहीं बताई थी। सलाहकार फैंग, क्या आप यानहुआंग पहुंचते ही झगड़ा शुरू कर रही हैं? लॉन्ग टिंग ने धीमी आवाज में पूछा। छोड़ो, किसने कहा कि मैं झगड़ा शुरू कर रही हूँ? शिवम ने उनके अभी भी जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाए। मैं इस अड्डे पर पहुंची और तुमने मुझे ये बदबूदार चेहरा दिखाया। क्या मैंने तुम्हें उकसाया? शिवम ने सीधे कहा। और हाँ, मुझसे हाथ मिलाते हुए, तुम्हारी अग्नि आधारित महाशक्ति दूसरों को तो बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। 500 डिग्री से ज़्यादा तापमान में क्या तुम मेरे हाथ को भुने हुए सूअर के पैर की तरह पकाने की कोशिश कर रही थी? लॉन्ग टिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसने क्या किया है और शिवम ने वाकई सब कुछ बता दिया था। लेकिन इस तरह उजागर होने से क्या उसके अधीनस्थों के सामने उसका अधिकार कम नहीं हुआ? क्या अब सबको पता नहीं चलेगा कि वह तुच्छ है? अरे चेयरमैन लॉन्ग, मैंने सुना है कि रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं का स्वभाव अक्सर चिड़चिड़ा होता है। आप तो बहुत जवान दिखती हैं, लेकिन आपकी उम्र शायद 40 या 50 साल की होगी, है ना? तो आप भी रजोनिवृत्ति में होंगी? शिवम ने परेशान भाव से कहा। अरे नहीं, सब लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। शिवम की बात सुनकर आसपास के सभी महाशक्तियों के उपयोगकर्ता कांप उठे। उम्र शब्द लॉन्ग टिंग के लिए वर्जित था। उसके सामने किसी ने भी इतनी बेबाकी से उम्र का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की थी। क्या उसकी कोई मौत की इच्छा थी? हटो हटो हटो, यहाँ से निकल जाओ, ये जगह आग का समुद्र बनने वाली है। लॉन्ग टिंग की आंखों में एक हल्की सी आग की रोशनी दिखाई दे रही थी, जो बता रही थी कि उसका गुस्सा फूटने वाला है। पिछली बार जब लॉन्ग टिंग गुस्सा हुआ था तो पूरा प्रशिक्षण मैदान लगभग आग के सागर में बदल गया था। अगर आइसर और वाटर टाइप के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का एक समूह आग न बुझा रहा होता, तो महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के इस तीसरे अड्डे को शायद एक नए ठिकाने की जरूरत होती।
महाशक्ति उपयोगकर्ताओं का वह समूह जिसमें 2 7वें स्तर के भी शामिल थे, सभी 500 मीटर पीछे हट गए क्योंकि वे दोनों मिलकर भी लॉन्गटिंग के बस की बात नहीं थे। फिर से लड़ने के लिए तैयार हो? शिवम ने कंधे उचका दिए। मैं यहाँ मुखिया के आदेश पर मदद करने आया हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चूंकि तुम यानहुआंग उप विभाग के सलाहकार हो, इसलिए मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूँ। क्या एक वरिष्ठ के प्रति तुम्हारा यही रवैया होना चाहिए? लॉन्गटिंग ने सख्ती से डांटा। बकवास। मुखिया ने कहा था कि शेंगडुन ब्यूरो एक निगरानी विभाग है जो सीधे मुखिया के प्रति जिम्मेदार है, तो मैं तुम्हारा प्रभारी भी हूँ। शिवम ने पलटकर जवाब दिया। ठीक है, तो ये हम दोनों के बीच है। चलो 3 चालों में मुकाबला करते हैं। जो भी जीतेगा यानहुआंग पर उसकी ही चलेगी। नतीजा चाहे जो भी हो, मैं बाद में सज़ा के लिए मुखिया को रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, बात छोटी और सरल ही रखते हैं। सबको इंतजार मत करवाओ। शिवम बुदबुदाया। ये सभी अग्नि प्रकार की महाशक्तियों के उपयोगकर्ता इतने उग्र स्वभाव के क्यों हैं? महिलाओं से निपटना मुश्किल होता है और अग्नि प्रकार की महिला महाशक्तियों को भड़काना और भी मुश्किल होता है। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। लॉन्गटिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बैंगनी लौ प्रकट हुई। इस लौ का तापमान पहले वाले अन के नाम के आदमी से कहीं ज्यादा था। गुरु, यह महिला दुर्जय है। इसका व्यवस्थित क्षमता विकास नहीं हुआ है, फिर भी यह अपनी महाशक्ति को बदलने के लिए ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का उपयोग कर सकती है। इस लौ का तापमान कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन तभी लॉन्गटिंग के शरीर से फिर से एक बर्फीली शक्ति निकली और उसके दूसरे हाथ में एक बर्फीली ठंडक छा गई। अरे, वो तो 2 तरह की महाशक्तियों वाली है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। शायद मैं भूल गया। जियाओ यी हंसकर टाल गई। इस औरत से निपटना ओ मुफेंग से ज्यादा आसान नहीं होगा। आग और बर्फ 2 बहुत अलग ऊर्जाएं थीं, और अगर ये एक ही व्यक्ति में एक साथ मौजूद हों तो आपस में टकराकर नुकसान पहुंचा सकती थीं। लेकिन एक बार इन दोनों शक्तियों पर काबू पा लिया जाए तो उनकी शक्ति उनके कुल योग से भी ज्यादा हो सकती थी। वाह! लॉन्गटिंग ने बर्फ और आग को मिलाकर अपने हाथ में एक प्रिज्मी और बर्फ का क्रिस्टल बनाया, जिससे उसके अंदर एक अविश्वसनीय रूप से सघन अग्नि ऊर्जा संकुचित हो गई। यह उसका एक अनोखा कौशल था। सालों पहले ओ मुफेंग से लड़ने के बाद उसे समझ आ गया था। उसे पूरा भरोसा था कि भले ही ओ मुफेंग के पास शक्तिशाली 4 देवताओं की तलवार संरचना हो, लेकिन उसकी चाल उसे एक ही वार में तोड़ सकती है। अध्यक्ष खून के प्यासे हैं। सलाहकार अब मुसीबत में है। सलाहकार को इससे निपटना चाहिए, है ना? वह भी कोई कमजोर नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे उसकी दिव्य तलवारबाजी ने ओ मुफेंग को तुरंत मार डाला? मुझे अध्यक्ष की ज्यादा चिंता है। वाह! डीन उस औरत से क्यों लड़ रहा है? किन्यू और अन्य लोग आज अपने मासिक संसाधन इकट्ठा करने के लिए बेस में थे और वे इस हंगामे की चपेट में आ गए। ये खत्म हो गया, ये औरत मुसीबत में है। वह डीन के सामने ये चाल चल रही है। बायू और चेन मेंगन ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने हाल ही में शिवम और शियाओयान को सुपर गॉड अकादमी में एक भयानक चाल का अभ्यास करते देखा था। फुफकार। शिवम के हाथों ने भी 2 अलग अलग तापमानों का जादू किया, लेकिन लॉन्गटिंग के विपरीत उसकी दोनों हथेलियां लपटों से जल रही थीं। एक लौ समुद्र के नीले रंग की थी, जबकि दूसरी बर्फ सफ़ेद। ठंडी लपटें वास्तविकता में नहीं देखी गई थीं, केवल उपन्यासों में दिखाई देती थीं। लेकिन ये सभी मूलतः ऊर्जाएं थीं जिन्हें शिवम ने ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का उपयोग करके परिवर्तित किया। धमाका! उसने दोनों लपटों को एक साथ थपथपाया और अराजकता पैदा करने के बजाय वे एक उल्लेखनीय स्थिर और सामंजस्यपूर्ण तरीके से विलीन हो गईं। लॉन्गटिंग का तरीका आग को बर्फ से ढकना था, जबकि शिवम ने दोनों शक्तियों को मिला दिया। ये स्पष्ट था कि कौन बेहतर था। ये पहला कदम है। लॉन्गटिंग ने धक्का दिया और बर्फ का क्रिस्टल गोली की तरह आगे की ओर उछला। हे, शिवम के हाथ में भी ऊर्जा तैयार थी। क्या ये होना चाहिए? टीचर जियाओयान के बुद्ध के उग्र अग्नि कमल से सीखा है। अरे बाप रे, क्या ये बुद्ध का उग्र अग्नि कमल नहीं है? मैंने इसके बारे में एक उपन्यास में पढ़ा था। अरे बाप रे, सलाहकार ने भी यून्याओ और कैथरीन को पहले ही कुछ अजीबोगरीब मूव्स सिखा दिए थे, और अब वो बैटल थ्रू द हेवेंस से मार्शल आर्ट भी जानता है। जल्दी भागो, इस ट्रेनिंग ग्राउंड को शायद नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी। ये लो। शिवम ने अपने सिर के ऊपर नीली सफ़ेद लौ का एक ढेर रखा, लेकिन कमल बनने की बजाय वो मल की तरह कुंडलित हो गया। मेरी चाल बुद्ध का रोष है। ओह, डीन की शैली से जैसी उम्मीद थी। हम क्या करें? मुझे उल्टी और बुरा लग रहा है। क्या सलाहकार शैतान है? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।